नमस्कार दोस्तों, सीटेट पेपर 2 सोशल साइंस के लिए ऐसे क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं जो कि वर्ष 2018 से लेकर 2024 तक जितने भी सीटेट की परीक्षा में सोशल साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को यहां पर आपको कराऊंगा। चलिए इस महत्वपूर्ण वीडियो को यहां पर शुरू करते हैं। आप लोगों के पास बिल्कुल कम टाइम रह गया है। यहां पर दोस्तों पहला क्वेश्चन आ चुका है। कहता है कि निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा गुरु अंगद। गुरु अंगद जो थे उन्होंने अपनी रचनाओं के साथ साथ गुरु नानक की भी रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया। किसमें? गुरुमुखी में संकलित किया, याद रखिएगा। यहाँ पर बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पर कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लिंग जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देता है? चुनौती देने वाले कथन की आपको पहचान करनी है। महिलाएं बहुत भावुक होती हैं, महिलाएं फैशन परस्त होती हैं, महिलाएं जिम्मेवार वाहन चालक होती हैं, महिलाएं पालन पोषण करने वाली होती हैं। आप लोगों को इन चार विकल्प में से एक आपको यहाँ पर अलग दिखेगा, यानी कि अन्य से भिन्न होगा, उसी को आपको बताना है। यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा महिलाएं जिम्मेवार वाहन चालक होती हैं, जो कि रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देता है। बल्कि यहाँ पर तीनों आपकी कैसे हैं, ये आपकी यहाँ पर तीनों रूढ़िबद्ध धारणाएं दी गई हैं। महिलाएं बहुत भावुक होती हैं, महिलाएं फैशन परस्त होती हैं, महिलाएं बच्चों को पालन पोषण करने वाली होती हैं। ये सभी आपकी रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं महिलाओं के बारे में। जबकि जिम्मेवार वाहन चालक होती हैं महिलाएं, ये एक उनके लिए चुनौती है। यहाँ पर थर्ड विकल्प इसका राइट आंसर होगा। चलिए यहाँ पर बात करते हैं अगले प्रश्न की। रक्षक मेखलाएं मदद करती हैं पवन की गति को रोकथाम कर मृदा अपर यहाँ पर आवरण के संरक्षण में, मृदा में नमी बनाए रखने में, मृदा के ऊपर जल के प्रवाह को मंद करने में, अवनालिकाओं को बनने से रोकने और मृदा क्षय को बचाने के लिए। यहाँ पर बात कही गई है रक्षक मेखलाएं जो मदद करती हैं वो करती हैं पवन की गति को रोकथाम कर मृदा आवरण के संरक्षण में। पहला विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पर कहता है कि मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को कौन निर्धारित करता है? उच्चावच, समय, वनस्पति जात या प्राणी जात या जलवायु? यहाँ पर राइट आंसर होगा यहाँ पर समय। समय जो होता है वो मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निर्धारित करता है। वनस्पति जात प्राणी जात मृदा में जो ह्यूमस क्षमता होती है उसको निर्धारित करता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है। कहता है कि आईने अकबरी के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? आईने अकबरी से आपके एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए इसको यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। अगर मैं बात करूँ अकबरनामा की, किसकी? अकबरनामा। अकबरनामा एक ग्रंथ है जिसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला भाग, दूसरा भाग और आपका अंतिम जिसे तीसरा भाग कहते हैं। तीसरे वाले भाग को ही बोला जाता है आईने अकबरी। तीसरे वाले भाग को क्या बोलते हैं? आईने अकबरी के नाम से जानते हैं तीसरे वाले भाग को। पहले वाले भाग में पूर्वजों का वर्णन है। किसका? पूर्वजों का वर्णन है पहले भाग में। दूसरे में है अकबर की शासनकाल की जो घटनाएं हैं। दूसरे में क्या है? दूसरे में है शासन की घटनाएं, शासनकाल की घटनाएं हैं। तीसरे में क्या है? तीसरे में उसके सांख्यिकी प्रदर्शन, फसल है, वेतन है, त्योहार हैं, रीति रिवाजी, वो आपके थर्ड वाले में आते हैं, जिसको आईने अकबरी बोला जाता है। इसकी जो रचना की थी अबुल फजल ने की थी। किसने? अबुल फजल ने आईने अकबरी की रचना की थी, जो कि किसका भाग है? अकबरनामा का भाग है। अकबरनामा की रचना या आईने अकबरी की रचना अबुल फजल ने की थी। अब आते हैं क्वेश्चन पर। यह अकबरनामा शीर्षक के अंतर्गत अकबर के शासन के इतिहास की 3 जिल्दों में से पहली जिल्द यानी कि पहला भाग है। नहीं, ये आपका थर्ड भाग है। थर्ड भाग को क्या बोलते हैं? आईने अकबरी बोलते हैं। इसमें अकबर के पूर्वज और अकबर की शासन की घटनाओं का विवरण है। नहीं दोस्तों, अकबर की जो पूर्वज हैं, पूर्वज का वर्णन किसमें है? ये आपके फर्स्ट भाग में है अकबरनामा के, ठीक है। और जिसमें घटनाओं का वर्णन है वो सेकेंड वाले भाग में घटनाओं का वर्णन है। यह मिर्जा हाकिम द्वारा लिखा गया नहीं, अबुल फजल द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? अबुल फजल द्वारा यह लिखा गया है। यहाँ पर आपके तीनों ही गलत दिए गए हैं। लास्ट वाला आपका राइट आंसर होगा
आईने अकबरी के बारे में। किसके बारे में? आईने अकबरी के बारे में। यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकी विवरण प्रस्तुत करता है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। नारी मताधिकारी आंदोलनकारियों की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य मांग है? इनकी जो मुख्य मांग थी, महिलाओं के लिए मताधिकार, महिलाओं के लिए मताधिकार। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। एक सामाजिक विज्ञान, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपका है दोस्तों, एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक अथवा अध्यापिका का निम्न में से कौन सा लक्ष्य होना चाहिए? कंठस्थ कराना, सापेक्ष महत्व का निर्माण कराना, पाठचर्या को पूरा कराना, परीक्षा उत्तीर्ण कराना। यहाँ पर सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का जो अध्यापक या अध्यापिका का जो लक्ष्य होता है वो क्या होना चाहिए? कंठस्थ कराना। क्या आप बच्चों को कंठस्थ कराओगे? नहीं। सापेक्ष महत्व का निर्माण कराओगे? बिल्कुल करेक्ट। पाठचर्या यानी कि सिलेबस को पूरा कराओगे? नहीं। परीक्षा उत्तीर्ण कराओगे? क्या आपका यही लक्ष्य होगा? नहीं। यहाँ पर होगा सापेक्ष महत्व का निर्माण करना। सेकेंड विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं क्योंकि पवने सागर जल की सतह पर तीव्र गति से चलती हैं। इस सागर में ठंडी धाराओं की अपेक्षा गर्म धाराओं की उत्पत्ति अधिक है। यह सागर निम्न ज्वार भाटों की अपेक्षा उच्च ज्वार भाटों को अधिक अनुभव करता है। नमक की मात्रा अधिकता सागर को क्या बनाती है? संघन बनाती है। आगे यहाँ पर लिखा था संघन बनाती है। ओके, संघन बनाती है। यहाँ पर आपका राइट आंसर 4 विकल्प होगा। तैराक यानी कि जो पानी में तैरने वाले व्यक्ति होते हैं उनको बोलते हैं तैराक। मृत सागर आपका एक सागर है। मृत सागर का मतलब होता है सर्वाधिक खारा पानी वाला सागर। सर्वाधिक खारा पानी वाला सागर जिसमें नमक की मात्रा अधिक हो उसको बोलते हैं मृत सागर। ओके, तो इसमें नमक की मात्रा अधिकता सागर को संघन बनाती है, जिसके कारण तैराक मृत सागर में तैर पाते हैं। चलिए आपने यहाँ पर समझ लिया होगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी गंगा ब्रह्मपुत्र की विशेषता नहीं है? नहीं वाला आपको बताना है। मैदानी क्षेत्र में ओक्सबोल लेक यानी कि चाप झील चिन्हित हैं, यानी कि चाप झीलें पाई जाती हैं। बिल्कुल करेक्ट। मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अति अधिक है मैदानी क्षेत्र में। बिल्कुल करेक्ट होगा। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वनों से आच्छादित है। बिल्कुल करेक्ट। भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कर्तन और दहन कृषि की जाती है? नहीं की जाती है। यहाँ पर आपका गलत है ऑप्शन 4। यहाँ पर ऑप्शन 4 इसको याद रखोगे। ये किसके बारे में है? ये है दोस्तों अमेजन बेसिन के बारे में। किसके बारे में? अमेजन जो बेसिन है ये उसकी विशेषता है। अमेजन बेसिन में दोस्तों कैसी कृषि की जाती है? कर्तन यानी कि दहन कृषि, जिसको स्थानांतरणशील कृषि शिफ्टिंग कृषि बोलते हैं, वो वाली ये की जाती है आपकी अमेजन बेसिन में। ये अमेजन बेसिन की विशेषता है, ना कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता है। यहाँ पर 3 विशेषताएं आपकी हैं गंगा ब्रह्मपुत्र की। ये आप यहाँ पर इसको याद कर सकते हैं। ये आपकी अमेजन बेसिन की है, इसलिए यहाँ पर यही राइट उत्तर होगा यहाँ पर। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। यह वनस्पति उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 से लेकर 70 अक्षांश में पाई जाती है। इसे टैगा के नाम से भी जानते हैं। किस वनस्पति को? शीतोष्ण घास स्थल, शीतोष्ण पर्णपाती, शंकुधारी, भूमध्य सागरीय वनस्पति। यहाँ पर दोस्तों करेक्ट आंसर जो आपका होगा वो होगा शंकुधारी वन। शंकुधारी वन को टैगा के नाम से भी जानते हैं। ये वनस्पति उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांश यानी कि 50 से 70 में दोस्तों पाई जाती है। याद रखो, ये महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। यहाँ पर शंकुधारी इसका विकल्प करेक्ट होगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। हिमनद के निक्षेपण को कहा जाता है? समुद्री गुफा, हिमोड़, लोयस, तटबंध। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा हिमोड़। हिमोड़ जो होता है वो हिमनद का निक्षेपण होता है। किसका निक्षेपण? हिमनद का निक्षेपण होता है। समुद्र गुफा किसका निक्षेपण है? ये दोस्तों समुद्र का निक्षेपण है। किसका? समुद्र का निक्षेपण है। लोयस किसका निक्षेपण है? ये है दोस्तों पवन का निक्षेपण। तटबंध किसका निक्षेपण है? ये है दोस्तों नदी का निक्षेपण। यहाँ पर याद रखो जितना मैंने आपको बताया, हिमोड़ किसका है? हिमनद का है। आपसे पूछा ही गया है। ये जितना मैंने आपको बताया ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर बार क्वेश्चन यहाँ से मिलान वाले भी आप लोगों से बन सकते हैं। इसलिए लोयस मैंने आपको क्या बताया?
पवन द्वारा बनाया गया निक्षेपण यहाँ पर आकृति है। लोयस सर्वाधिक आपके चीन में पाए जाते हैं। लोयस के निक्षेप सर्वाधिक चीन में पाए जाते हैं। ये आपके कहाँ पर पाए जाते हैं लोयस? ये रेगिस्तान वाले इलाकों में पाए जाते हैं। कहाँ पर? रेगिस्तान में पाए जाते हैं। चीन में सर्वाधिक पाए जाते हैं। पवन के द्वारा ये बनाई गई एक निक्षेपण आकृति है। याद रखो यहाँ जितना मैंने आपको बताया। राइट उत्तर होगा आपका हेमोड। अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है, कहता है कि महासागरीय धाराओं के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? आपको सही विकल्प बताना है। ठंडी धाराएं ध्रुवीय अथवा उच्च अक्षांशों से जल को उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती हैं। यहाँ पर पहला वाला बिल्कुल करेक्ट कहा गया है। जो ठंडी धाराएं होती हैं वो ध्रुवीय अथवा उच्च अक्षांशों से जल को उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती हैं। ये पहली बात यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट कही गई है महासागरीय धाराओं के बारे में। लेब्राडोर एक गर्म धारा नहीं है। ये एक दोस्तों कैसी है? ये आपकी एक ठंडी धारा है। ओके, तो यहाँ पर बी वाला गलत होगा। जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व का सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। मैंने आपको 10 बार बताया, यानी कि 10 बार मैंने आपको बता चुका हूं। यहाँ पर ऐसा स्थान जहां पर गर्म धारा ठंडी धारा मिलती है वहां पर सर्वाधिक मछली आपकी पाई जाती है। मत्स्य क्षेत्र वो कहलाता है। याद रखो, ठीक है। बी यहाँ पर गलत है और यहाँ पर ए सी इसका राइट आंसर होगा। ए और सी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संघटक है? ऑक्सीजन आपकी 21% पाई जाती है। कितनी? 21 पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड आपकी अन्य पाई जाती है 0 पॉइंट करके। ओके, नाइट्रोजन आपकी 78% पाई जाती है। ठीक है। हीलियम ये भी आपकी अन्य तरीके की गैस है। यहाँ पर सर्वाधिक आपसे पूछा है वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संगठन यानी कि सर्वाधिक मात्रा किसकी है? नाइट्रोजन, जो कि 78% है। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका नाइट्रोजन। याद रखो, नाइट्रोजन सर्वाधिक आपके वायुमंडल में पाया जाता है 78%। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है ऋतुएं निम्नलिखित कारणों में से किस कारण से होती हैं? ऋतुएं किस कारण से होती हैं? पृथ्वी का अपने कक्षीय सतह से 66.5 का कोण बनाता है। मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें 23.5 डिग्री दक्षिणी पर पड़ती हैं। पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुका होना। पृथ्वी अपने अक्ष पर इर्द गिर्द घूर्णन के कारण आभा मंडल बनता है। यहाँ पर दोस्तों करेक्ट आंसर सिर्फ और सिर्फ थर्ड विकल्प होगा। पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुका होना किसका कारण बनता है? ऋतुओं का कारण बनता है। किसका? ऋतुओं का कारण बनता है। याद रखो, यहाँ पर थर्ड विकल्प इसका राइट आंसर होगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। पृथ्वी की सतह से शुरू कर वायुमंडल की परतों के सही क्रम आपको बताने हैं। सबसे पहले आपका क्या आता है इसमें? सबसे पहले क्षोभ मंडल आता है। क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल, उसके बाद में मध्य मंडल, उसके बाद में बाह्य वायुमंडल, लास्ट में आपका बहिर् मंडल आता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका सेकेंड वाला विकल्प होगा। याद रखो, यहाँ पर पृथ्वी की जो परतें हैं यानी कि जो वायुमंडल की परतें, उनकी बात यहाँ पर कही गई है। उनको क्रम में लगाना है, तो क्रम आप लोग यहाँ पर याद रखोगे। ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अभिकथन कहता है जब लंदन में अपराह्न यानी कि दोपहर के 2 बजे हैं तो भारत में 7:30 बजे अपराह्न का समय होगा। बिल्कुल दोस्तों होगा। पहला कथन यहाँ पर कैसे सही दिया गया है? जैसे लंदन में दोस्तों 2 बजा है, भारत में कितना बजा होगा? 7:30 बजा होगा। क्यों बजा होगा? क्योंकि जो भारत का टाइम है वो 5.5 घंटा लंदन के टाइम से आगे है। इसलिए यहाँ पर दोस्तों आपका पहला वाला कथन यहाँ पर करेक्ट होगा। यहाँ पर आगे बात कही गई है कारण की। भारत ग्रीनविच के 82 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है, पूर्वी में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर यही कारण है। बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ पर दोनों ही आपके कथन और कारण राइट दिए गए हैं, इसलिए यहाँ पर थर्ड विकल्प इसका राइट आंसर होगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या है ए की। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गैरिसन नगर से अभिप्राय है नगर से लगी हुई भूमि जो इसे माल की आपूर्ति करती है। किलेबंद बसाओ जहाँ सैनिक रहते हैं, वह स्थान जहाँ विभिन्न उत्पादन केंद्रों से माल को बेचा जाता है। एक महत्वपूर्ण व्यापारिक पतन। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा किलेबंद बसाओ। जहाँ पर सैनिक लोग निवास करते हैं, जहाँ पर रहते हैं, उसको बोलते हैं छावनी। क्या बोलते हैं?
छावनी बोलते हैं अथवा गैरिसन नगर उसी को बोला जाता है। याद रखो जहाँ पर सैनिक लोग रहते हैं, जैसे मेरठ छावनी हो गई, अंबाला छावनी हो गई, ठीक है, दिल्ली छावनी हो गई। ये आपके कुछ छावनियों के यहाँ पर उदाहरण मैंने आपको देने का प्रयास किया है। छावनी को ही बोलते हैं गैरिसन नगर, जहाँ पर किलेबंद बसाव होते हैं, जहाँ पर सैनिक लोग रहा। अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है, कहता है कि भारत में 1772 में स्थापित की गई दीवानी अदालत के संबंध में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। यह एक फौजदारी अदालत थी। यह यूरोपियन जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलता था। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा राइट है, कौन सा गलत है। एक बात आपने यहाँ पर गौर करी होगी, तभी आप इसका आंसर यहाँ पर दे पाओगे। जैसे यहाँ पर बात कही गई है, भारत में 1772 में स्थापित की गई दीवानी अदालत। कौन सी अदालत दोस्तों? दीवानी अदालत की बात कही गई है। यहाँ पर कहा गया है यह एक फौजदारी अदालत थी। नहीं दोस्तों, क्वेश्चन में ही जब कहा गया है दीवानी अदालत के संबंध में, तो यहाँ पर फौजदारी अदालत कैसे होगी? गलत हो जाएगा ना। तो दूसरा यहाँ पर राइट होगा, पहला गलत होगा। पहला गलत है तथा दूसरा यहाँ पर राइट है, यानी कि ए गलत है परंतु बी सही है। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। विशिष्ट द्वैत का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया गया। रामानुज द्वारा, बासवन्ना द्वारा, सखुबाई द्वारा, एकनाथ द्वारा। यहाँ पर दोस्तों करेक्ट आंसर होगा आपका क्या होगा? रामानुज द्वारा। रामानुज ने 11वीं शताब्दी में विशिष्ट द्वैत का सिद्धांत दिया था, याद रखो। यहाँ पर बात करते हैं अगले प्रश्न की। सूफी संत के मकबरे को जाना जाता है खानकाह, गुलफरोंसा, दरगाह, ईदगाह। यहाँ पर दोस्तों करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं, दरगाह। जो दरगाह दोस्तों होता है उसको क्या बोलते हैं? मकबरा बोलते हैं। क्या? मकबरा उसको बोलते हैं, याद रखो। खानकाह की अगर मैं बात करूं, जहां पर सूफी संत क्या करते हैं? निवास करते हैं, जहां पर वो उनका निवास स्थल होता है, जहां पर वो बैठकों का आयोजन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं खानकाह। दरगाह क्या होता है? जब किसी सूफी संत की मृत्यु हो जाती है, जहां पर उसको दफनाया जाता है, यानी कि उसका मकबरा बनवाया जाता है, उसी को दरगाह बोलते हैं। याद रखो जितना मैंने आपको यहाँ पर बताया। अगर मैं बात करूं ईदगाह क्या होता है? उनका एक प्रार्थना स्थल होता है, जहाँ पर ये मतलब कि जो इस्लामिक धर्म के लोग होते हैं, सूफी संत होते हैं, जहाँ पर वो प्रार्थनाएं करते हैं, उसको बोलते हैं ईदगाह स्थान। याद रखो जितना मैंने आपको यहाँ पर बताया। यहाँ पर मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि परीक्षा में यहाँ से मिलान वाला क्वेश्चन पूछा गया है। खानकाह के साथ ईदगाह, दरगाह ये सब कुछ पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर सभी चीजें आपको बता दी। खानकाह निवास स्थल, ईदगाह प्रार्थना स्थल, दरगाह जो कि मौत वाला स्थान यानी कि मकबरा। ओके, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बंबई, मद्रास, बंगाल प्रेसिडेंसियों का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारिक केंद्रों से हुआ? किन से हुआ? सूरत, मद्रास, कलकत्ता, नागपुर, मदुरई, दिल्ली तो हो नहीं सकता, पुणे, मद्रास, कलकत्ता, पुणे भी नहीं होगा, सूरत, मदुरई, दिल्ली भी नहीं होगा, तो बचेगा आपका पहला वाला सूरत, मद्रास, कलकत्ता। यहाँ पर क्या हुआ था दोस्तों? 18वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बंबई, यहाँ पर बात कही गई है बंबई की, ठीक है, बंबई, मद्रास, बंगाल प्रेसिडेंसियों का विकास ये आपके व्यापारिक केंद्रों में हुआ था। कौन कौन से? सूरत हो गया, मद्रास हो गया, कोलकाता हो गया। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सी नीति सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है? सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है। सरकारी नौकरियों में सूचीगत दलित जाति के उम्मीदवार को आरक्षण देना, ये भी दोस्तों सामाजिक न्याय को क्या करती है? प्रोत्साहित करती है। यहाँ पर कथन पहला यहाँ पर करेक्ट होगा। न्यूनतम मेहनताना कानून पारित करना, न्यूनतम मेहनत वाला कानून पारित करना, ये भी सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है, प्रमोट करती है। ठीक है, दोनों आपके यहाँ पर दोस्तों करेक्ट आंसर होंगे, दोनों। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज़्यादा स्तर की सरकार हो उसे कहा जाता है। एक से मतलब कि एक से अधिक स्तर की सरकार को बोलते हैं संघवाद। क्या बोलते हैं? संघवाद उसको बोलते हैं। दो या दो से अधिक स्तरों वाली सरकार को संघवाद बोला जाता है। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पर है अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को निम्नलिखित में से कौन से समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया था? कौन से समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया था?
अल्पसंख्यक एवं आदिवासी, आदिवासी एवं दलित, केवल अल्पसंख्यक, दलित एवं अल्पसंख्यक। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है 1989 का जो कानून है अत्याचार निवारण वाला, उसमें किसको न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया था। यहाँ पर आपका राइट आंसर होना चाहिए कौन सा, यहाँ पर आदिवासी एवं दलित, आदिवासी एवं दलित को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया था 1989 में अत्याचार निवारण अधिनियम, याद रखो। यहाँ पर अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक किसे माना जाता है। भारत के राष्ट्रपति को, संसद को, न्यायपालिका को या अटॉर्नी जनरल को। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा न्यायपालिका। न्यायपालिका को भारतीय संविधान का अंतिम अर्थ निर्णायक माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर आ चुका है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में लाए गए 2005 के संशोधन ने निम्नलिखित में से क्या मुहैया कराया। ये 2005 का जो कानून है दोस्तों, ये आपके हर बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। चलिए मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा 2005 का जो कानून है, इसमें क्या हुआ, किसी की जो मतलब कि औरत है उसका अगर पति खत्म हो जाता है यानी कि उसकी मौत हो जाती है, तो उसका जो संपत्ति पे अधिकार होगा महिला का, उसको मिलेगा, महिला को मिलेगा, यानी कि उसकी पत्नी को मिलेगा, पत्नी के साथ उसके जो पुत्र होंगे पुत्र को भी मिलेगा, पुत्र के साथ जितनी उसकी पुत्रियां भी होंगी उन पुत्रियों को भी बराबर हिस्सा मिलेगा। यानी कि पत्नी, पुत्र, पुत्री, इन तीनों का हिस्सा मिलेगा यदि किसी के पति की मृत्यु हो जाती है उस महिला की। ठीक है, उस महिला के प्रति। अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है, कहता है कि भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक किसे माना जाता है। भारत के राष्ट्रपति, संसद, न्यायपालिका या अटॉर्नी जनरल। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा न्यायपालिका। न्यायपालिका को भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक माना जाता है। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में लाए गए 2005 के संशोधन निम्नलिखित में से क्या मुहैया कराया गया है। यहाँ पर ये जो 2005 का हिंदू अधिनियम है, ये आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। कम से कम 10 क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ से पूछे जा चुके हैं। इसको मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल आसान शब्दों में। 2005 का कानून क्या है, किसी महिला के अगर पति की मृत्यु हो जाती है तब उसकी संपत्ति पर उस पत्नी यानी कि उसकी महिला का और उसके पुत्र का, पुत्र के साथ उसकी पुत्रियों का भी संपत्ति पे बराबर हिस्सा होगा। यानी कि पत्नी के पति की मृत्यु होने के पश्चात संपत्ति पर पत्नी का भी, पुत्र का भी, पुत्री का भी हिस्सा बराबर होगा। ये है आपके 2005 का उत्तराधिकार हिंदू अधिनियम, याद रखो। अब आते हैं इसके विकल्पों पर। अल्पसंख्यक समुदायों, गलत होगा। महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार है, बिल्कुल करेक्ट है। हिंदू समुदाय का विवाह संबंधी विशिष्ट विवाह वाला नहीं है। पुरुषों के तलाक के बाद मुआवजा, ये भी गलत है। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, महिलाओं को भी इसमें अधिकार मिलेगा, उसके साथ पुत्र को भी, पुत्रियों को भी। ठीक है, तो यहाँ पर सेकेंड विकल्प इसका करेक्ट उत्तर होगा। यहाँ पर बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। पुलिस थाने के प्रभारी का पदनाम क्या है। स्टेशन हाउस अफसर, पुलिस अधीक्षक, अफसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, होम इंस्पेक्टर। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा स्टेशन हाउस अफसर। पुलिस थाने के प्रभारी को बोला जाता है स्टेशन हाउस अफसर। यहाँ पर अगला प्रश्न आ चुका है, ग्राम यानी कि भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। 5 ईयर्स यानी कि 5 वर्षों के लिए चुना जाता है, याद रखो यहाँ पर। ओके, 5 साल के लिए ग्राम पंचायत का कार्यकाल होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि सौर मंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं, जैसे जैसे हम लोग सूर्य से दूर जाते हैं, ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाती है, नहीं बढ़ेगी। ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने की अवधि घटती जाती है, नहीं घटेगी। ग्रहों का आकार क्रमशः घटता जाता है, बिल्कुल घटता जाता है। यहाँ पर सभी गलत हैं। कैसे गलत है वो चीज भी आप यहाँ पर जान लीजिएगा। सौर मंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं, जैसे मान लीजिए आप अंतरिक्ष में गए हुए हो, वहां पर, कहां पर, सौर मंडल में, सौर मंडल में आप गए हुए हो। ठीक है, अब आप आ रहे हो अपनी पृथ्वी पर, यानी कि आप अब नीचे यहाँ पर आ चुके हो। अब आप लोग यहाँ पर देखोगे इस पृथ्वी को, यहाँ पर अगर सूर्य है, सूर्य को आप देखोगे, आपको कैसा दिखाई देगा, छोटा दिखाई देगा। कैसा,
छोटा दिखाई देगा अगर दूर से देखोगे। जैसे आप जिस समय इस वीडियो को देख रहे हो उस स्थान से सूर्य को अगर आप देखोगे तो आपको छोटा दिखाई देगा। अगर आप अंतरिक्ष में यानी कि अगर आप सौर मंडल में जाकर के देखोगे तो बहुत विशालकाय दिखाई देगा। अब आपको यहाँ पर समझ में आ चुका होगा, जैसे जैसे हम लोग सौर मंडल से दूर जाएंगे यानी कि नजदीक जाएंगे तो बड़ा दिखाई देगा यानी कि आकार बढ़ेगा, दूर जाएंगे तो उनका आकार घटता हुआ हम लोगों को दिखाई पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर थर्ड विकल्प इसका करेक्ट उत्तर होगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर महाद्वीप की पहचान करें। यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सभी लोग जानते होंगे ऑस्ट्रेलिया है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी बोला जाता है ऑस्ट्रेलिया को। याद रखो यहाँ पर जितना मैंने आपको बताया। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाएं जाति एवं सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? गलत विकल्प आपको यहाँ पर बताना है। पंडिता रमाबाई में पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की थी। बिल्कुल दोस्तों राइट है यहाँ पर। प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान से सुधारकों को नए कानून बनाने में मदद मिली थी। बिल्कुल मिली थी। जैसे मैं यहाँ पर बात करूँ राजा राम मोहन राय ने, उन्होंने प्राचीन धर्म ग्रंथों को पढ़कर बताया था महिलाएं भी पुनः विवाह कर सकती हैं, विधवा विवाह कर सकती हैं। ठीक है। विद्यासागर ने विधवा विवाह का सुझाव दिया, ये भी करेक्ट होगा। प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया। केवल हिंदू ग्रंथ की बात कही गई है इसलिए गलत होगा यहाँ पर, बल्कि सभी ग्रंथों पर उन्होंने विचार विमर्श किया था। यहाँ पर आपको गलत वाला ही बताना था, इसलिए यहाँ पर 4 विकल्प इसका राइट उत्तर माना जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर आ चुका है कथन ए और कथन बी। यहाँ पर कथन ए कहता है कि रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया है। क्या ये यहाँ पर राइट है? नहीं दोस्तों, पहला यहाँ पर गलत है। पुरुष होने जैसा उसने भ्रम पैदा नहीं किया था, बल्कि एक दूसरी महिला है, उसका नाम है रुद्रमा देवी। रुद्रमा देवी, जो रुद्रमा देवी है उसने अपने अभिलेखों में अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। रुद्रमा देवी जो कि आंध्र प्रदेश की राजकुमारी थी। याद रखो जितना मैं आपको बताऊं, आंध्र प्रदेश के वारंगल राज्य की एक राजकुमारी थी जिसका नाम था रुद्रमा देवी। उसने अपने अभिलेखों में पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। याद कर लो जितना मैं आपको बताऊं। यहाँ पर इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर रजिया की बात कही गई है। कथन वी को देखते हैं। तवारीख के लेखकों ने सामाजिक तथा लिंग भेद को आधार बनाकर यह तर्क दिया कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। बिल्कुल, सल्तनत काल में तवारीख के लेखक हुआ करते थे जो कि इतिहास लेखन किया करते थे। उनका कहना है कि लिंग भेद के आधार पर जो पुरुष हैं, पुरुष महिलाओं से भी कई गुना श्रेष्ठ होते हैं। ये बात उन्होंने कही, बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर दोस्तों पहला ही गलत है, दूसरा राइट होगा। पहला गलत, दूसरा राइट, इसलिए दूसरा विकल्प यहाँ पर करेक्ट होगा। ए गलत किंतु बी सही। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। दिल्ली के सुल्तानों के समय तवारीख के लेखकों ने जन्म सिद्ध अधिकार तथा लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी थी। बिल्कुल दोस्तों, उन्होंने लिंग भेद के आधार पर समाज बनाए रखने की बात कही थी या सलाह दी थी। पहला यहाँ पर करेक्ट होगा। उनके विचारों से सारे लोग सहमत थे। क्या सारे लोग सहमत थे? ऐसा नहीं था। सारे लोग दोस्तों सहमत नहीं थे। गलत है यहाँ पर भी। पहला राइट है किंतु बी गलत है, इसलिए पहला विकल्प यहाँ पर इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर आ चुका है कथन ए और कथन बी। चोल मंदिर धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। बिल्कुल राइट दोस्तों कहा गया है। चोल मंदिर जो थे वो धार्मिक हो गया, सामाजिक हो गया एंड सांस्कृतिक जीवन के केंद्र बिंदु थे। पहला करेक्ट। चोल कांस्य प्रतिमाएं देवी देवताओं की भी थी, पर कुछ उनके साथ भक्तों की भी थी। यानी कि देवी देवताओं के साथ साथ भक्तों की भी प्रतिमाएं थीं चोल मंदिरों में। ये दोनों यहाँ पर राइट हैं, दोनों राइट हैं। स्पष्टीकरण भी यहाँ पर उनका बिल्कुल सही यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर थर्ड विकल्प इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। पुरा स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पुरा स्थल के बारे में यहाँ पर आपको बताना है। वह स्थान जहां वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं उसे बोलते हैं पुरा स्थल। बिल्कुल करेक्ट। ये केवल जमीन के ऊपर ही पाए जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये आपके जमीन के ऊपर भी पाए जाते हैं,
केवल नहीं पाए जाते हैं। ये दोस्तों पाए तो जाते हैं, जमीन के ऊपर भी पाए जाते हैं, बात तो यहाँ पर सही कही गई है, लेकिन केवल क्यों कहा गया, इसलिए यहाँ पर दोस्तों गलत होगा। ये केवल जमीन, केवल आ गया, केवल जमीन के अंदर पाए जाते हैं, बल्कि ये दोस्तों जमीन के अंदर भी पाए जाते हैं, ऊपर भी पाए जाते हैं, समुद्र तल या नदी तल में भी पाए जाते हैं, परंतु यहाँ पर कभी नहीं पाए जाते हैं समुद्र तल या नदी तल में। यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, वैसे यहाँ पर दोस्तों ये तीनों कथन यहाँ पर राइट होने चाहिए थे। डी यहाँ पर गलत होता, क्योंकि नहीं पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर दोस्तों सिर्फ और सिर्फ ए विकल्प करेक्ट होगा, केवल ए। एक बार और यहाँ पर समझिएगा, पुरा स्थल की बात कही गई है, वह स्थान जहां से वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं उसको बोलते हैं पुरा स्थल। पहला वाला यहाँ पर करेक्ट कहा गया है। ये केवल केवल जमीन के ऊपर पाए जाते हैं, अगर यहाँ पर केवल ना होता, अगर कहा जाता ये जमीन के ऊपर भी पाए जाते हैं, तब करेक्ट होता। ये जमीन के अंदर भी पाए जाते हैं, केवल ना होता तब यहाँ पर ये भी राइट होता। ये समुद्र तल और नदी तल में भी कभी नहीं ना होता तो ये भी राइट होता। इतना यहाँ पर आपको डिफरेंट देखने को मिल रहा होगा। शब्दों को यहाँ पर घुमा दिया जाता है, एग्जामिनर क्या करता है, शब्दों को थोड़ा बहुत उसमें चेंज कर देता है, इसीलिए गलत यहाँ पर हो गए। पहला वाला यहाँ पर राइट होगा, केवल और केवल ए। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे, क्या बनाते थे? ये पत्थर की मोहरों का भी निर्माण किया करते थे, पीले रंग से डिजाइन किए गए पात्र, ये तो गलत यहाँ पर है। लोहे से बनी तकलियां, लोहे का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता में नहीं होता था, इसमें तो किसका होता था, तांबे का प्रयोग होता था। किसका? ताम्रपाषाण कालीन, इसलिए इसको बोलते हैं। ठीक है, इसमें कांसे का प्रयोग होता था, पत्थर की मोहरें बनाई जाती थी, लोहे की जगह यहाँ पर कांसे का प्रयोग होता था, कांसे का। यहाँ पर दूसरा गलत है, सोने से बने बर्तन भी यहाँ पर देखने को मिले हैं। ए और डी यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा, ए और डी। ए और डी यहाँ पर आपके यहाँ पर सेकंड विकल्प में है, ए और डी यहाँ पर राइट उत्तर हो जाए। अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है, कहता है कि एक महापाषाण कब्र में 2 कंकालों के अवशेष थे, इन दोनों में से महिला के कंकाल का अनुमान लगाने हेतु देखना होगा, क्या देखना होगा? हड्डियों की संरचना देखनी होगी, कंकालों के साथ मिले आभूषण, कंकालों के आकार, कंकालों के साथ मिले खाना पकाने के बर्तन। यहाँ पर आपको 2 कंकाल मिले हैं किसी कब्र में, ठीक है, उसमें आपको महिला का कंकाल पहचानना है। उसके लिए सबसे जो उपयुक्त तरीका है वो है हड्डियों की संरचना। कंकालों के साथ मिले आभूषण में दोस्तों पुरुषों के भी महिलाओं, यानी कि महिला और पुरुष दोनों के कंकाल में आपके क्या मिलते थे? आभूषण मिलते थे। कंकाल के आकार आप पहचान नहीं पाओगे, ठीक है। कंकालों के साथ मिले खाना, ये भी महिला और पुरुषों दोनों के साथ मिलते थे। पहला वाला यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा, केवल और केवल ए। यहाँ पर इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। हड्डियों की संरचना दोस्तों पुरुषों की थोड़ी अलग हुआ करती थी, महिलाओं की अलग हुआ करती थी। आपकी पुस्तक में बताया गया है जो महिलाएं हुआ करती थी वो बच्चे को जन्म देने के पश्चात जो उनके कमर वाला क्षेत्र होता है वो अधिकतर चौड़ा हो जाता है, जिस अनुमान के आधार पर इतिहासकार कहते हैं कि हड्डियों की संरचना के द्वारा वे लोग महिला के कंकाल को पहचान लिया करते थे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर दोस्तों पहला वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा, केवल और केवल ए। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पर आ चुका है, कहता है कि कथन ए और कथन बी। कथन ए की यहाँ पर बात करते हैं, लगभग 12,000 साल पहले भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले मैदान बनने लगे। कथन बी, हिरण, बारहसिंगा, बकरी, भेड़ और मवेशी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी। यहाँ पर दोस्तों अगर मैं बात करूं 12,000 साल पहले भारत के क्षेत्र में गर्मी बढ़ी, उसके कारण घास के मैदान भी बढ़ने लगे। घास के मैदान जब दोस्तों बढ़े तब भेड़, बकरी, बारहसिंगा, हिरण जैसे जानवरों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई। ये दोनों यहाँ पर दोस्तों करेक्ट हैं, कारण भी यहाँ पर बिल्कुल राइट दिया गया है। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के समूह की पहचान कीजिए। खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, ईंधन, कोयला, ईंधन, बायोगैस, जल विद्युत। यहाँ पर आपको पहचानना है कौन सा परंपरागत ऐसे स्रोत जो समाप्त हो जाते हैं, यानी कि जो जल्दी समाप्त हो जाते हैं, एक बार यूज कर लो दोबारा आप उसका यूज नहीं कर पाओगे, ऐसे को कहते हैं परंपरागत। गैर परंपरागत उसको कहते हैं जो कभी समाप्त नहीं होते हैं। अब आते हैं यहाँ पर आपको बताता हूँ परंपरागत में कौन कौन से आएंगे। आपका कोयला आ जाएगा, खनिज तेल आ जाएगा, पेट्रोलियम आ जाएगा। ठीक है, ये सभी आपके किस में आते हैं? परंपरागत में आते हैं। खनिज तेल आपका किस में आएगा? परंपरागत में आएगा।
प्राकृतिक गैस भी आपकी परंपरागत में आएगी। ईंधन को एक बार जला लो, उसकी राख हो जाएगी, उसका आप यूज भी नहीं कर पाओगे। खनिज तेल एक बार यूज कर पाओगे। प्राकृतिक गैस जैसे एलपीजी आप ले लीजिए, सिलेंडर एक बार यूज करोगे, उसको दोबारा यूज आप कर ही नहीं पाओगे। तो यहाँ पर यही वाला करेक्ट उत्तर होगा। कोयला ईंधन बायोगैस आपका किस में आता? बायोगैस आप पुनर्निर्माण इसको कर सकते हो, ये आएगा गैर परंपरागत में, इसलिए यहाँ पर पहला राइट है। दूसरे में बायोगैस जो कि गैर परंपरागत का उदाहरण है। जल विद्युत, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। जल विद्युत और ज्वारीय ऊर्जा ये कभी समाप्त नहीं होती है, इसलिए इन्हें नवीकरण अथवा गैर परंपरागत बोला जाता है। सौर ऊर्जा भी आपकी गैर परंपरागत यानी कि नवीकरण है। जल विद्युत भी आपका नवीकरण है, इसलिए पहला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो याद कर लो यहाँ पर जो जितना मैंने आपको यहाँ पर बताया। चलिए बात करते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की। यहाँ पर कहता है कि बायोगैस अनिवार्य रूप से किनका मिश्रण है? बायोगैस जो मिश्रण होती है कार्बन डाइऑक्साइड का होती है। किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होती है। यहाँ पर अगला प्रश्न आ चुका है, ऋतुएं निम्नलिखित किस कारण से होती हैं? ये दोस्तों होती हैं पृथ्वी के परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुका होना। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के अलवड़ जल में डॉल्फिन पाई जाती है। अलवड़ का मतलब होता है दोस्तों स्वच्छ जल। अलवड़ जिसमें आपकी लवड़ ना हो, नमक ना हो, खारा पानी ना हो, ऐसे जल में कौन सी मछली पाई जाती है? डॉल्फिन आपकी पाई जाती है, जो कि गंगा ब्रह्मपुत्र में पाई जाती है। पहला कथन यहाँ पर राइट है। डॉल्फिन अभयारण्य बिहार राज्य में अवस्थित है। बिल्कुल करेक्ट, बिहार में अवस्थित है। डॉल्फिन की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। अगर डॉल्फिन जिस भी जल में होगी तो पता चलेगा उसका जल स्वच्छ है, यानी कि सुंदर है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई लवड़ नहीं है। अगर लवड़ होगी तो उसमें डॉल्फिन आपकी नहीं पाई जाएगी। तो यहाँ पर तीनों कथन आपके राइट दिए गए हैं। याद कर लो यहाँ पर किसके बारे में, यहाँ पर याद कर सकते हो आप। यहाँ पर तीनों कथन आपके हैं किसके बारे में? यहाँ पर है डॉल्फिन के बारे में। तो तीनों यहाँ पर आपके करेक्ट उत्तर हो जाएंगे। पहला विकल्प यहाँ पर करेक्ट। यहाँ पर आ चुका है अगला प्रश्न। यहाँ पर कहता है कि कथन ए, सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतया हरा भरा मैदान था। यानी कि जो हम लोग वर्तमान में सहारा रेगिस्तान को देखते हैं वो एक जमाने में दोस्तों हरा भरा मैदान हुआ करता था। यहाँ पर सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्र नदियाँ, मगर, हाथी, शेर, पशु, बकरियाँ दर्शाते हैं। यानी कि सहारा रेगिस्तान में जो चित्रकारी के अवशेष प्राप्त हुए उसमें हाथी के भी चित्र हैं, बकरियों के भी हैं, पशुओं के भी हैं, नदियों के भी हैं। इससे अनुमान लगाया जाता है, इतिहासकार लगाते हैं कि एक समय रेगिस्तान हरा भरा मैदान ही था, क्योंकि वहाँ पर आपकी बकरी भी थी। क्यों बकरी थी? घास होगी तभी तो वहाँ पर बकरी होगी, तो इसलिए हरा भरा मैदान था। यहाँ पर दोस्तों दोनों ही कथन आपके राइट हैं। दोनों ही कथन आपके राइट हैं। थर्ड विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। आत्मन का संबंध किसके साथ होता है? ये होता है सूर्य ऊर्जा के साथ। आत्मन को सूर्यातप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूर्यातप भी इसी को बोलते हैं। सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा अथवा ऊष्मा को आत्मन बोलते हैं, जिसका संबंध सूर्य के साथ होगा, सूर्य ऊर्जा के साथ होगा। यहाँ पर आ चुका है अगला प्रश्न। यहाँ पर कहता है कि दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर वायुमंडलीय परत की पहचान करें। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाला उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाता है। इस परत की बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान भी घटता है। यहाँ पर राइट उत्तर होगा मध्यमंडल। जो आपका मध्यमंडल होता है उसमें दोस्तों उल्कापिंड आते ही जल जाता है और बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान भी घटने लगता है। यहाँ पर मध्यमंडल इसका राइट उत्तर होगा। क्षोभ मंडल में क्या होता है? मौसम वाली सभी प्रकार की घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं, आंधी, तूफान, बारिश। समताप मंडल को ओजोन मंडल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओजोन मंडल भी इसी को बोलते हैं। इस हवाई जहाज किस में उड़ते हैं? हवाई जहाज आपके ओजोन मंडल में उड़ते हैं, याद रखो। यहाँ पर राइट उत्तर होगा आपका मध्य मंडल। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नदियां सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं? सुंदरवन डेल्टा का निर्माण कौन सी नदियां करती हैं? नर्मदा और, यहाँ पर कहाँ गया आपका? नर्मदा और तापी। नर्मदा और तापी। यहाँ पर ये आपका क्या होगा? गलत होगा। कैसा? यहाँ पर गलत होगा। राइट उत्तर होगा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं पश्चिम बंगाल में। ठीक है, याद रखो, यहाँ पर महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। यहाँ पर अगला प्रश्न आ चुका है। कहता है कि भारत में शरद ऋतु के संबंध में कथन ए, बी और सी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। किसके बारे में? शरद ऋतु के संबंध में। यहाँ पर पहला कथन,
इस मौसम को दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जाना जाता है। गलत यहाँ पर दिया गया है। कैसे गलत है? दक्षिण पश्चिम मानसून इसको नहीं कहते हैं, शरद ऋतु वाले को कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं उत्तर पूर्व। क्या बोला जाता है इसको? इसको बोलते हैं उत्तर पूर्व मानसून। इस मौसम में पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। ये भी यहाँ पर गलत दिया गया है। स्थल की ओर नहीं बहती है, जबकि स्थल से बहती है। स्थल से दोस्तों खाड़ी की ओर बहती है। यहाँ पर विपरीत कर दिया गया है, यानी कि उलट दिया गया है कथन को। इस जो आपकी पवन होती है, पवने स्थल से बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर से होती हुई मतलब कि बहती है। यहाँ पर गलत है ये भी। यह मौसम मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। ये भी यहाँ पर गलत है दोस्तों। यहाँ पर तीनों ही आपके गलत हैं। राइट उत्तर होगा यहाँ पर सभी गलत हैं। राइट उत्तर होगा यहाँ पर सभी गलत हैं। यहाँ पर आपका विकल्प चौथा वाला यहाँ पर दिया नहीं गया है, क्योंकि यहाँ पर आपका कट गया है वो विकल्प। राइट उत्तर होगा वहाँ पर सभी गलत हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। द्वितीयक स्रोत का एक उदाहरण है द्वितीयक स्रोत। यहाँ पर आपको समझना चाहिए पहला स्रोत यानी कि प्राथमिक और सेकेंड यानी कि द्वितीयक स्रोत में अंतर क्या होता है। पहला स्रोत दोस्तों प्रत्यक्ष रूप से लिखा जाने वाला स्रोत है। अपनी आंखों से देखा तुरंत उसको लिखा, वही होता है आपका प्रत्यक्ष यानी कि प्राथमिक स्रोत। दूसरा क्या होता है, मतलब कि पहला जो आपका हो चुका है, दूसरा उस पर आप आलोचना लिख सकते हो या उसके बारे में आप पढ़ सकते हो, वही दोस्तों आपका द्वितीयक स्रोत होता है। अब आते हैं विकल्प पर। भारत का संविधान जो है ये दोस्तों क्या द्वितीयक है या मतलब कि प्राथमिक स्रोत है? ये प्राथमिक स्रोत होगा, क्योंकि लोगों ने इसको प्रत्यक्ष लिखा था। ओके, प्रत्यक्ष लिखा था। ये आपका होगा प्रत्यक्ष। ये होगा आपका प्रत्यक्ष यानी कि फर्स्ट वाला यहाँ पर कहा गया है। जनगणना रिपोर्ट 2011 जो कि प्रत्यक्ष हुई थी, वो आपकी यहाँ पर सेकेंड होगी। जन्म एवं मृत्यु दर के पंजी रिकॉर्ड, ये भी दोस्तों आपके कैसे हुए? ये भी आपका प्रत्यक्ष यानी कि पहला स्रोत होगा। ये भी पहला होगा, ये भी आपका पहला होगा। हमारे अतीत कक्षा 6 के लिए एनसीईआरटी की इतिहास की पाठ्य पुस्तक, क्या दोस्तों जो आपके पास एनसीईआरटी या किसी भी इतिहास की पुस्तक है, क्या उस इतिहासकार ने उस पुस्तक यानी कि उस अपनी आंखों से देखा हुआ कुछ लिखा है उस पुस्तक में? नहीं। क्या वो हड़प्पा कालीन में गया था उसको लिखने के लिए? नहीं। ये आपकी होगी द्वितीयक स्रोत। आपको द्वितीयक ही बताना है, इसलिए 4 विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्षक में कौन सी श्रेणी के अधिकारों को स्वीकारता है? कौन सी श्रेणी के? अनुसूचित या अनुसूचित जातियां या जनजातियां? यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा दोस्तों अनुसूचित जो जनजातियां उनको यहाँ पर स्वीकारता है। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए डी.के. बासु निर्देश क्या है? डी.के. बासु जो निर्देश हैं वो दोस्तों हैं यहाँ पर गिरफ्तारी, नजरबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े जो मुद्दे हैं वो। यहाँ पर 4 विकल्प इस क्वेश्चन का राइट जवाब होगा। यहाँ पर बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है? नहीं वाला आपको बताना यानी कि गलत। पटवारी ये जिससे लेखपाल बोलते हैं, ये दोस्तों गांव यानी कि ग्राम से संबंधित है। नगर निगम ये आपका नगरों से संबंधित है यानी कि नगर से। भूमि रिकॉर्ड अधिकारी ये आपके ग्राम यानी कि गांव से संबंधित है। लेखपाल भी जिसको पटवारी बोलते हैं ये भी गांव से संबंधित है। बल्कि नगर निगम ये काउंसलर आपके नगर से संबंधित है। आपसे पूछा ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है, ये तो आपके नगर का है, इसलिए यहाँ पर सेकेंड विकल्प करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति विधानसभा के सदस्य करते हैं, संसद या केंद्र सरकार या अटॉर्नी जनरल? यहाँ पर राइट आंसर होगा केंद्र सरकार किसको नियुक्त करती है? राज्यपाल को नियुक्त करती है। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है 1997 में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को यहाँ पर यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए की। गाड़ियों में, कार्यस्थलों पर, वैवाहिक संबंधों में या सड़कों पर? यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा कार्यस्थलों पर। 1997 में भारतीय उच्चतम न्यायालय में एक केस आया, विशाखा निर्देश की रचना। उन्होंने कहा था कि महिलाओं को कार्यस्थलों पर जो यौन उत्पीड़न होता है उसको बचाने के लिए। ठीक है, तो याद रखो यहाँ पर कार्यस्थल इसका करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है, कहता है कि जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका उपागम
कोस्टा रिका उपागम किसे कहा गया है? स्वास्थ्य और सुरक्षा का एक समान खर्च करना, सुरक्षा बजट पर स्वास्थ्य बजट से ज़्यादा खर्च करना, सैन्य बल ना रखना ताकि उन स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्च किया जा सके, सेना के जवानों के स्वास्थ्य पर खर्चा करना। यहाँ पर दोस्तों करेक्ट आंसर होगा आपका सैन्य बल ना रखना ताकि उन स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्च किया जा सके। ये है कोस्टा रिका उपागम, ठीक है, इसको बोला गया है जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में। यहाँ पर बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, जिसको मैं यहाँ पर आपको करवा चुका हूँ। पहला वाला क्वेश्चन जो था शरद ऋतु से संबंधित, उसी से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। भारत के दक्षिणी भागों मतलब कि विशेषकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है। क्यों होती है? पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। पवन अरब सागर से बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। पवन बंगाल की खाड़ी से अरब सागर की ओर बहती है। पवन स्थल भागों से लौटकर अरब सागर की ओर बहती है। यहाँ पर दोस्तों करेक्ट आंसर आपका क्या होना चाहिए? यहाँ पर आपका होना चाहिए पवन जो है स्थल भागों से लौटकर, यानी कि स्थल भाग से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। यहाँ पर यही इसका करेक्ट आंसर होगा, पहला वाला विकल्प। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है? अफ्रीका के बारे में, अफ्रीका बहुत बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर करक, विषुवत तथा मकर रेखाएं गुजरती हैं। गोबी मरुस्थल इस महाद्वीप में है। इसे पश्चिम में यूराल पर्वत और एशिया से अलग करता है। यहाँ पर दोस्तों करेक्ट आंसर होगा आपका सेकेंड विकल्प, अफ्रीका के बारे में। यहाँ से होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखाएं यहीं से होकर गुजरती हैं अफ्रीका महाद्वीप से। इसलिए यहाँ पर सेकेंड वाला विकल्प बिल्कुल राइट उत्तर होगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है? नहीं वाला आपको बताना है। 3 आपके प्रायद्वीपीय पठार के बारे में राइट होंगे, एक गलत होगा, उसी को आपको यहाँ पर ढूंढकर बताना है। यह उत्तरी मैदानों के दक्षिण में स्थित है। प्रायद्वीपीय पठार जो है ये उत्तर मैदानों के दक्षिण में है, बिल्कुल करेक्ट बोला है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, बिल्कुल करेक्ट। यहाँ कोयला एवं लौह अयस्क जैसे खनिजों की प्रचुरता है, बिल्कुल राइट होगा यहाँ पर। इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी कृष्णा नदियाँ मौजूद हैं। दोस्तों गलत हो जाएगा, यहाँ पर जो पश्चिम की ओर बहती नदियाँ हैं उसमें आपकी नर्मदा, कौन सी नर्मदा है, उसके साथ ताप्ती यानी कि तापी नदी ये आपकी हैं, बल्कि महानदी कृष्णा ये आपकी, ये यहाँ पर गलत बोला गया, इसलिए गलत है। गलत वाला आपको यहाँ पर बताना था, इसलिए आपका यहाँ पर फोर्थ विकल्प ही राइट उत्तर माना जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर कहता है भारत में अपील प्रणाली या पौनवार्षिक प्रणाली किसे कहते हैं? किसे कहते हैं यहाँ पर बताना है। न्यायिक सेवा में आवेदन का प्रावधान नहीं। न्यायालय के आदेश के खिलाफ संसद में अपील का प्रावधान, संसद में नहीं, गलत। राज्य का कार्यपालिका, ये भी गलत। निचली न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान ही क्या कहलाता है? अपील प्रणाली अथवा पौनवार्षिक प्रणाली आपकी कहलाती है। यहाँ पर 4 विकल्प बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर आप निचली अदालत से संतुष्ट नहीं हो तो आप ऊपर वाली में चले जा सकते हो, यानी कि उच्च न्यायालय में भी आप जा सकते हो, यहाँ पर करेक्ट होगा। यहाँ पर बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा गया है? छोटा तिब्बत, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा लद्दाख। लद्दाख को दोस्तों छोटा तिब्बत कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? 3 कारणों से कहा जाता है। 3 कारणों से कहा जाता है। भाषा के कारण, किस कारण से? भाषा के कारण, धार्मिक समानता के कारण और खाना के कारण यानी कि भोजन के कारण। ये 3 कारण आप याद कर लो, क्योंकि इस बार आपसे पूछा गया था छोटा तिब्बत लद्दाख को क्यों बोलते हैं। कारण है भाषाई समानता, धार्मिक समानता, भोजन में समानता। ठीक है, तो याद रखो यहाँ पर विकल्प नंबर पहला करेक्ट होगा, लद्दाख। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर है महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत यहाँ पर क्या होता है? मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतकों के माध्यम से दर्शाई जाती है। संकेतकों के माध्यम से नहीं,
सिर्फ और सिर्फ मूर्तियों में ही कुछ यहाँ पर कहा गया, कुछ संकेतकों के माध्यम से नहीं, गलत होगा। मूर्तियों के रूप में दिखाई गई, बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी थी। महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत बुद्ध की दोस्तों क्या बनाई जाने लगी, प्रतिमाएं बनाई जाने लगी, करेक्ट होगा। बोधिसत्वों को नहीं स्वीकारा गया क्योंकि उन्हें अभी तक ज्ञान प्राप्त करना बाकी था। गलत यहाँ पर है दोस्तों, गलत। कैसे गलत है, उनको ज्ञान प्राप्त हो चुका था और उनको स्वीकारा भी गया था, यहाँ पर नहीं स्वीकारा गया था, इसलिए आपका गलत हो गया। मूर्ति कला के रूप में मथुरा हो गया, तक्षशिला का उदय हुआ था, यहाँ पर पतन की बात कही गई है, इसलिए गलत हो गया। बल्कि दोस्तों मूर्ति कला के रूप में मथुरा हो गया, तक्षशिला, ऐसे क्षेत्रों का दोस्तों उदय हुआ था, यानी कि ये क्षेत्र विकसित हुए थे। बल्कि पतन की बात कही गई है, गलत हुआ। तीसरा भी गलत हुआ, पहला भी गलत हुआ। राइट आपका यहाँ पर सेकेंड विकल्प हुआ। सेकेंड विकल्प, यहाँ पर बुद्ध की जो प्रतिमाएं हैं वो बनाई जाने लगी थी। यहाँ पर बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, बिल्कुल। इतिहासकारों का मानना है कि वहाँ का जो राजा या शासक हुआ करता था उसका नियंत्रण समाप्त हो गया हो, ये भी पतन का कारण बताया गया है। जंगलों का विनाश भी कारण बताया गया है। सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई, बाढ़ का कारण नहीं बताया गया है। संभवतः नदियाँ सूख गई हों इसलिए लोग वहाँ से चले गए हों, ये भी कारण बताया गया है। सी छोड़ दो, यहाँ से सी आपको क्या करना है, छोड़ देना है। बचेगा आपका सेकेंड वाला ABD, जो कि यहाँ पर दोस्तों करेक्ट उत्तर होगा आपका ABD। ठीक है, तो याद रखो यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण। यहाँ पर बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, हम यह आज कैसे जानते हैं कि पुरापाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे। यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा इसका, महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं, जिस कारण इतिहासकार कहते हैं कि पुरापाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग हुआ करते थे, क्योंकि महाराष्ट्र के पटने नामक पुरा स्थल से अंडे के छिलके प्राप्त हुए हैं, शुतुरमुर्ग थे। यहाँ पर अगला प्रश्न आ चुका है, BCE का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा BCE का मतलब होता है। यहाँ पर बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था, सरकारी संस्थानों में नहीं, एक निश्चित फीस लेकर नहीं, साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब वे खेतों में काम करते थे तब उनको पढ़ाया जाता था। ठीक है, यानी कि फसल की कटाई के समय वो नहीं पढ़ पाते थे, खेत में जब वो बच्चे काम करते थे तब भी नहीं पढ़ पाते थे। फसल की कटाई छोड़ दो, जब वो खेत में काम करते थे उसको छोड़ दो, जो बचा टाइम था तब वो दोस्तों पढ़ पाते थे। यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर थर्ड विकल्प ही होगा। यहाँ पर बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है। यहाँ पर दोस्तों राइट उत्तर होगा मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला। मध्य प्रदेश की जो शैल चित्रकला है इसके अवशेष दक्षिणी उत्तर प्रदेश से भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि मानव की समझ पर आरंभिक यानी कि प्राथमिक स्रोत आपका माना जा सकता है। यहाँ पर बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज के संदर्भ में सही नहीं है। गलत वाला आपको यहाँ पर बताना है। ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं, खनिज जो होते हैं वो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं, करेक्ट है। इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन भी होता है, करेक्ट है। ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं, करेक्ट है। सभी खनिज अधात्विक होते हैं, गलत है। सभी खनिज आपके अधात्विक नहीं होते हैं, कुछ धात्विक होते हैं, कुछ अधात्विक होते हैं। अलौह भी होते हैं, लौह भी होते हैं जिसमें लोहा पाया जाता है और कुछ में लोहा नहीं पाया जाता है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर 4 विकल्प है वो आपका यहाँ पर गलत है, इसलिए आपको गलत वाला ही बताना है। इसलिए राइट उत्तर आपका 4 विकल्प यहाँ पर होगा। यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे अगले प्रश्न की, भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ अवस्थित है। ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, यूरोप, एशिया। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में दोस्तों क्या है, यहाँ पर बर्फ जमी रहती है, क्या बर्फ, यहाँ पर बर्फ की जो चादरें हैं वो यहाँ पर जमी हुई हैं। यहाँ पर स्थायी लोगों का निवास नहीं है, स्थायी लोग यहाँ पर निवास नहीं करते हैं, बल्कि कुछ शोध वाले लोग हैं वही यहाँ पर रहते हैं। भारत का शोध संस्थान मैत्री है, भारती और उसके साथ गंगोत्री। भारत के 3 शोध संस्थान दोस्तों कहाँ हैं, ये आपके 3 शोध संस्थान दोस्तों अंटार्कटिका में है, याद रखो। ठीक है, 3 मैंने आपको यहाँ पर बताए।
यहाँ पर बात करेंगे अगले प्रश्न की। जलवायु के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। जलवायु के बारे में, जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है, गलत है। जलवायु जो होती है ये 10 वर्ष, 20 वर्ष, 50 वर्ष, 100 वर्ष में एक बार होने वाला परिवर्तन है। एक बार में जलवायु आपकी बदलती है, दशकों बाद, 10-20 सालों के बाद में बदलती है। लेकिन यहाँ पर दिन प्रतिदिन बदलने की बात कही गई, इसलिए गलत है। दिन प्रतिदिन कौन बदलता है? मौसम बदलता है। मौसम दिन प्रतिदिन सप्ताह में होने वाला एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है जिसको मौसम बोलते हैं, इसलिए यहाँ पर जलवायु वाला गलत होगा, बल्कि यहाँ पर मौसम होना चाहिए था, तब राइट होता। किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। क्या दोस्तों? जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई और उच्चावच पर निर्भर करती है। ये तो दोस्तों यहाँ पर सही बोला गया है। यहाँ पर राइट उत्तर होगा आपका ए गलत है, किंतु बी सही है। यहाँ पर बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। ब्राजील के कंपोस और वेनेजुला के लानोस उदाहरण हैं। ये दोस्तों उष्ण कटिबंध घास के मैदान हैं। ब्राजील में कंपोस बोलते हैं, वेनेजुला में इनको लानोस बोलते हैं, याद रखो, ठीक है। ये उष्ण कटिबंधीय घास के स्थल हैं। यहाँ पर आ चुका है अगला प्रश्न। स्थायी पवनों के संबंध में ए बी पर विचार कीजिए और राइट आंसर आपको बताना है। ये पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती हैं। कौन सी पवनें? स्थायी पवनें, बिल्कुल करेक्ट। पश्चिम एवं पूर्वी पवनें इनके उदाहरण है, ये भी करेक्ट होगा। दोनों यहाँ पर आपके राइट दिए गए, दोनों आपके यहाँ पर राइट उत्तर दिए गए हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न कहता है ऋतु प्रवास से जुड़ा हुआ है। ये ऋतु प्रवास क्या होता है? लोगों के आवागमन से, घरों की आसपास बसावट से, एक छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम अहाता, एक ऐसा स्थान जहाँ बस्तियाँ विकसित होती हैं। ऋतु प्रवास का मतलब होता है लोगों को आवागमन, यानी कि जो चरवाहे लोग होते हैं, कौन से? चरवाहे व्यक्ति होते हैं, उनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होना ही ऋतु प्रवास कहलाता है। मौसम के अनुसार, मौसम के अनुसार वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करते हैं। जब गर्मी पड़ती है वो अपने पशुओं के साथ दोस्तों पर्वतों पर चले जाते हैं। कहाँ पर? पर्वतों पर चले जाते हैं। जब सर्दी पड़ती है तब वे लोग मैदान में आ जाते हैं। कहाँ पर? मैदानों में आ जाते हैं अपने पशुओं के साथ, याद रखो। यहाँ पर करेक्ट आंसर पहला विकल्प होगा, लोगों के आवागमन से। यहाँ पर याद रखना। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल के किस परत में आने पर जल जाते हैं? किस परत में आने पर जल जाते हैं? ये यहाँ पर होना चाहिए आपका मध्यमंडल। मध्यमंडल यहाँ पर राइट आंसर होगा। ओके, चलिए यहाँ पर बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन भ्रंतोस्त पर्वत यानी कि ब्लॉक पर्वत आपसे पूछा, ब्लॉक माउंटेन आपसे पूछा, ठीक है। यहाँ पर आपका होगा बासशेष पर्वत, जो कि कैसा पर्वत है? भ्रंश वाला पर्वत है, यानी कि ब्लॉक पर्वत है। यूराल पर्वत कैसा है? ये आपका बलित पर्वत है। कैसा है? बलित है। हिमालय कैसा? ये भी बलित है, ठीक है। अल्पेशियन कैसा? ये भी आपका बलित पर्वत है, ठीक है। भ्रंश पर्वत आपका बासशेष पर्वत होगा। एक बात और मैं यहाँ पर बताऊँ, राइन घाटी, राइन घाटी जो है ये कैसी है दोस्तों? ये आपकी है, ये भी आपकी भ्रंश वाली है, जो कि बासशेष पर्वत से ही संबंधित। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है? ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, सत्य शोधक समाज, सेवा समाज। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ब्रह्म समाज, जो कि उपनिषद में आस्था रखता है। ब्रह्म समाज की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? इसकी स्थापना 1828 में हुई थी। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। किसने? राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। किसने? स्वामी विवेकानंद ने इसकी स्थापना की थी। कब की थी? 1897 में। 1897 में इसकी स्थापना की थी। याद रखना जितना मैं आपको यहाँ पर बताऊं। पहला विकल्प यहाँ पर राइट उत्तर होगा। सत्य शोधक की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा राव फूले। ज्योतिबा राव जो फूले हैं, ज्योतिबा राव फूले एक व्यक्ति का नाम है, जो कि ब्राह्मणवादी परंपराओं का इन्होंने विरोध किया था। ज्योतिबा राव फूले ने, इन्होंने स्थापना की सत्य शोधक समाज की 1873 में। इनकी एक पुस्तक है गुलामगिरी। गुलामगिरी एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर सब कुछ बता रहा हूँ। याद रखना इतनी चीजें, ठीक है ना। तो पहला वाला यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा, ब्रह्म समाज उपनिषद में आस्था रखता था। यहाँ पर आ चुका है अगला प्रश्न। एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र, जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, यह किस काल की कृति है? यह दोस्तों है राष्ट्रकूट काल की कृति। किस काल की? राष्ट्रकूट काल की कृति है। राष्ट्रकूट का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग था। कौन? दंती दुर्ग था।
जिसने क्या करवाया था, जिसने हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान करवाया था। हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किसने करवाया था, दंती दुर्ग ने करवाया था। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। पंचवाड़ी और बीजक निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के छंद और विचारों को संरक्षित किया गया है। राइट उत्तर होगा यहाँ पर कबीर। पंचवाड़ी, बीजक, साखी, शबद, रमैनी ये सभी कबीर दास की रचनाएं हैं। यहाँ पर आ चुका है अगला प्रश्न। एडुसेड से क्या अभिप्राय है। एडुसेड जो है ये एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है। क्या है, एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है एडुसेट। चलिए बात करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है अगला। कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि होगी। एक कहानी सुनाना, किसी विशेषज्ञ को निमंत्रित करना, किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना। यहाँ पर सबसे उपयुक्त जो विधि होगी कारखाने विषय को पढ़ाने के लिए, किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित कराना। चलिए यहाँ पर आ चुका है अगला प्रश्न। यहाँ पर है, कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा। नाना साहेब, बाजीराव प्रथम, बाजीराव द्वितीय, बहादुर शाह जफर। यहाँ पर पहला विकल्प इसका राइट उत्तर होगा नाना साहेब। नाना साहेब ने खुद को क्या कहा था, पेशवा कहा था। ये जो थे ये कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे, कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे 1857 के विद्रोह का, याद रखना नाना साहेब। यहाँ पर बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा था और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी। यहाँ पर बात की जा रही है लॉर्ड डलहौजी की, जो कि हड़प नीति इसको कह लो, ये हड़पना चाहता था। इसने अवध का भी विलय कर लिया था। ठीक है, 1856 में अवध का विलय कर लिया था कुशासन के आरोप में। किसके आरोप में, कुशासन के आरोप में। यहाँ पर आ चुका है अगला प्रश्न। कहता है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे, आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा। ये किसने कहा था, लॉर्ड डलहौजी ने, बेंटिक ने, कैनिंग ने या कॉर्नवालिस ने। यहाँ पर राइट उत्तर होगा आपका कौन सा होगा राइट उत्तर, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने क्या कहा था, बहादुर शाह जफर है ये अंतिम मुगल सम्राट होगा, इसके बाद में कोई भी मुगल सम्राट नहीं होगा। ये लॉर्ड कैनिंग का कथन है, याद रखना। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कॉर्नवालिस की, किसकी, कॉर्नवालिस ने क्या किया था, स्थायी बंदोबस्त को लागू किया था, स्थायी बंदोबस्त को। ठीक है, ये आपके कब लागू किया गया था, ये 1793 में इसने लागू किया था स्थायी बंदोबस्त। यहाँ पर आ चुका है अगला प्रश्न। कहता है, 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। यहाँ पर राइट उत्तर होगा मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में, मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में बंगाल जो था वो धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया था। यहाँ पर बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। मसौदा पूछा है, कौन सी समिति, मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों। राइट उत्तर होगा यहाँ पर B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और प्रांतीय संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे, संघ समिति के यहाँ पर थे जवाहरलाल नेहरू। परंतु मसौदा आपसे पूछा, क्या मसौदा के थे डॉक्टर अम्बेडकर। यहाँ पर बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के समवर्ती सूची के मामलों में कार्य करता है। समवर्ती, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें और स्थानीय सरकारी निकाय, केंद्र शासित प्रदेश, स्थानीय सरकारी निकाय। यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ये दोनों ही मिलकर समवर्ती सूची के मामले में कार्य करती हैं। पहला विकल्प करेक्ट उत्तर होगा। यहाँ पर आ चुका है अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी। किसने, जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, डॉक्टर अंबेडकर ने या सी राजगोपालाचारी ने। यहाँ पर आपका उत्तर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने भारत में कितनी रियासतें यानी कि रजवाड़े थे, 465 थे, जिनको क्या किया था,
विलय कर दिया था। किसको श्रेय जाता है? यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है, जो कि भारत के पहले क्या थे? गृह मंत्री थे, होम मिनिस्टर थे। यहाँ पर बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, भारत का संविधान कब अपनाया गया? भारत का संविधान दोस्तों कब अपनाया गया? एक तो आपसे पूछा जाता है कब अपनाया गया, एक तो पूछा जाता है कब लागू किया गया था। कब लागू किया गया, कब अपनाया गया, यहाँ पर दो शब्द हैं, ठीक है। अपनाया गया है आपसे यहाँ पर पूछा गया। अपनाया दोस्तों कब गया था? ये 26 नवंबर 1949 को दोस्तों अपनाया गया था। लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था, अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। यहाँ पर आ चुका है अगला प्रश्न, कहता है निम्नलिखित में से कौन से पुरापाषाण स्थल में चूना पत्थर से बने औजार मिले हैं? यहाँ पर इसका राइट उत्तर होगा हुंसगी। हुंसगी पुरास्थल, जो कि दोस्तों कर्नाटक में, कहाँ पर? कर्नाटक में है दोस्तों। यहाँ पर चूना पत्थर से बने हुए औजार प्राप्त हुए हैं, याद रखो। अगर मैं बात करूं इनाम गांव, इनाम गांव ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में पड़ता है इनाम गांव, ठीक है। कोल्डी हवा कहाँ है दोस्तों? यहाँ पर गलत मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर मैंने आपको गलत बता दिया। इनाम गांव जो है ये दोस्तों है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में है, घोड़ नदी के किनारे, घोड़ नदी के दोस्तों किनारे है, महाराष्ट्र के पुणे में, महाराष्ट्र के पुणे में है, याद रखो। कोल्डी हवा है दोस्तों उत्तर प्रदेश में, कोल्डी हवा है आपके उत्तर प्रदेश में। हुंसगी कहाँ पर है? कर्नाटक में। ये मैं क्यों आपको बता रहा हूँ? क्योंकि मिलान वाला क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। परंतु आपसे पूछा क्या है? चूना पत्थर है, ये आपका होगा हुंसगी। यहाँ पर आ चुका है अगला प्रश्न, खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता है, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ? यह लेखांश 13वीं शताब्दी में किसके लिए लिखा गया था? ये लिखा गया था रजिया के बारे में, जो कि 1236 से 1240 तक इसका शासन था, ठीक है। ये किसके बारे में था? ये दोस्तों रजिया के बारे में था, याद रखना, ठीक है। अगर मैं बात करूं रुद्रमा देवी की, इसने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था अपने अभिलेखों में। पुरुषों जैसा भ्रम, पुरुषों का भ्रम पैदा किसने किया? रुद्रमा देवी, जो कि आंध्र प्रदेश के वारंगल से संबंधित थी, आंध्र प्रदेश के वारंगल राज्य से संबंधित थी, जिसने अपने अभिलेखों में पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था, रुद्रमा देवी ने, याद रखो, ठीक है। रजिया यहाँ पर इसका राइट उत्तर होगा। यहाँ पर आ चुका है अगला प्रश्न, निम्न जातियों की दुर्दशा पर ज्योतिबा फूले की 1873 में आई किताब समर्पित है। ये किताब दोस्तों किस पर समर्पित थी? ये अमेरिकी गृह युद्ध में दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं को समर्पित थी। थर्ड विकल्प यहाँ पर दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। ज्योतिबा की पुस्तक कौन सी है? यहाँ पर मैं बताऊंगा गुलामगिरी। ज्योतिबा पुस्तक कौन सी है? गुलामगिरी इनकी दोस्तों पुस्तक है, जिन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। किस समाज की? सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फूले ने की, 1873 में की। इनकी किताब मैंने आपको बताया ही है, गुलामगिरी इनकी दोस्तों किताब है। किस लिए थी ये थी अमेरिका में जो गृह युद्ध हुआ था, उसमें दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं को समर्पित थी, याद रखो। अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है, कहता है कि निम्नलिखित में से किसने कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या करके कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए? बेगम अनीस किदवई, मुमताज अली, हजारा बीबी इस्माइल, बेगम रुकैया सखावत हुसैन। यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा मुमताज अली। मुमताज अली बेगम यानी कि महिला, जिसने कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या करके कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। किसने कहा? मुमताज अली ने कहा। एक बात यहाँ पर याद रखना आप लोग, बेगम रुकैयावत हुसैन से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसकी एक पुस्तक है जिसका नाम है सुल्ताना का स्वप्न कहानी। सुल्ताना का स्वप्न कहानी, सुल्ताना का स्वप्न कहानी किसकी पुस्तक है दोस्तों? ये है बेगम रुकैया सखावत हुसैन की पुस्तक। कई बार एग्जाम में पूछी गई है, इसलिए यहाँ पर मैंने आपको बताया राइट उत्तर मुमताज अली होगा, जिसने कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या के आधार पर महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, ऐसा कहा है। यहाँ पर आ चुका है अगला प्रश्न। यहाँ पर कहता है मध्यकाल में
जनजातीय समूहों के बारे में हमें बहुत कम जानकारी है, क्योंकि वे लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, इसलिए उनके बारे में कम जानकारी उपलब्ध है। ये भी दोस्तों बिल्कुल हो सकता है वे उन इलाकों में रहते थे जहां मध्यकालीन शासक गए, ये गलत है। ब्रिटिश शासन के स्थापित होने के बाद ही वे लोगों की नज़र में आ पाए, ये भी नहीं होगा। वे अलगाव में थे और एकांत में थे, ये भी गलत होगा। यहाँ पर पहला वाला ही करेक्ट आंसर होगा। जो जनजातीय समूह के लोग होते हैं उनके बारे में दोस्तों जानकारी कैसे नहीं पता होती है, क्योंकि वे लिखित दस्तावेज का प्रयोग नहीं करते हैं, ना ही रखते हैं, इसलिए उनके बारे में कम, बिल्कुल कम ही जानकारी पता होती है। पहला करेक्ट होगा। यहाँ पर आ चुका है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपदों को नियमित कर वसूलने के संदर्भ में सही नहीं है? गलत बताना है आपको। आखेटकों तथा संग्राहकों को भी जंगल से प्राप्त वस्तुएं राजा को देनी पड़ती थी, बिल्कुल करेक्ट। व्यापार में खरीदी व बेची जाने वाली वस्तुओं पर भी कर लगाया जाता था, बिल्कुल करेक्ट। यानी कि महाजनपद में नियमित कर वसूला जाता था, हर व्यक्ति से वसूला जाता था, चाहे वो संग्राहक हो या आखेटक हो या पशु चराने वाला हो। ठीक है, ज़्यादातर फसलों का उपज आधा था, आधा नहीं था, गलत है। जानवरों या जानवरों से के उत्पाद के रूप में कर वसूला जाता था। यहाँ पर गलत आपसे पूछा नहीं वाला, इसलिए यहाँ पर थर्ड विकल्प इसका राइट उत्तर होगा। यहाँ पर बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी पट्टाभी सीतारमैया, टी कृष्णामाचारी, सी राजगोपालाचारी। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सी राजगोपालाचारी, जो कि भारत के एकमात्र भारतीय क्या थे? गवर्नर जनरल थे। यहाँ पर आ चुका है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था? संविधान सभा का अध्यक्ष था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, करेक्ट होगा। मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? अंबेडकर थे, मसौदा समिति के। ठीक है, सी राजगोपालाचारी मैंने आपको बताया भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। जवाहरलाल नेहरू संघ समिति के अध्यक्ष थे, संघ समिति के। ठीक है, तो याद रखो इतना। मसौदा मैंने आपको बताया अंबेडकर, परंतु यहाँ पर बात की गई सभा का अध्यक्ष, संविधान सभा का अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पर आ चुका है अगला प्रश्न, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? नहीं किया गया है, किसका उल्लेख? राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का भी उल्लेख है, इसमें है भारत के संविधान में। सरकार के ढांचे का भी है, राजनीतिक दलों का उल्लेख नहीं किया गया है, नागरिकों के अधिकार का भी उल्लेख किया गया है। आपको नहीं वाला बताना है, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा राजनीतिक दलों के नाम। यहाँ पर आ चुका है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है? भारत में राज्य का पहला नागरिक, राज्य का पहला नागरिक कहते हैं राज्यपाल को, राज्यपाल को राज्य का पहला नागरिक कहते हैं। और जो आपका राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति संपूर्ण भारत का पहला नागरिक होता है। भारत का पहला नागरिक किसको कहते हैं? राष्ट्रपति को कहते हैं, जबकि राज्य का पहला नागरिक राज्यपाल को कहा जाता है। यहाँ पर आ चुका है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत का पहला नागरिक कहा जाता है? भारत का नागरिक, ये आपके सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, जो कि मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर पहला नागरिक भारत का पूछा तब आपका होगा राष्ट्रपति, राज्य का पूछता तब आपका होता ऊपर आपका क्या होता? राज्यपाल होता। यहाँ पर राष्ट्रपति करेक्ट उत्तर होगा। यहाँ पर आ चुका है अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? प्रधानमंत्री का, मंत्रियों की परिषद, मुख्यमंत्री, सांसद और विधायक। यहाँ पर होगा राइट उत्तर आपका सांसद। सांसद जो होते हैं वो प्रधानमंत्री को चुनते हैं। यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा आपका सांसद। यहाँ पर आ चुका है अगला प्रश्न, राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश या राष्ट्रपति? यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करता है, याद रखो, यहाँ पर महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आ चुका है अगला प्रश्न, भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है या किया जाता है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यहाँ पर दोस्तों करेक्ट उत्तर आपका होगा, यहाँ पर बात कही गई अस्पृश्यता यानी कि जाति उन्मूलन या जाति प्रथा या छुआछूत वाला जो प्रथा है
वो किस कारण यानी कि किस अधिकार को उल्लंघन करता है, उल्लंघन करता है किसका करता है, वो दोस्तों करता है आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध। ठीक है, आपका यहाँ पर करेक्ट होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। समानता का अधिकार, यहाँ पर आपके संवैधानिक उपचार का अनुच्छेद कितना है, 32 है। स्वतंत्रता का अनुच्छेद कितना है, आपके 21 है। याद रखना यहाँ पर महत्वपूर्ण है। अगर मैं बात यहाँ पर कर लूँ किसकी, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में आता है, अस्पृश्यता प्रथा का उन्मूलन किस अनुच्छेद में आता है, महत्वपूर्ण है यहाँ पर। यहाँ पर दोस्तों एक बात आप समझिएगा, मैंने आपको क्या यहाँ पर बताया है, अस्पृश्यता प्रथा के कारण कौन सा मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, वो होता है शोषण के विरुद्ध, जो कि किस अनुच्छेद में दोस्तों आता है, ये आता है 23 से लेकर 24 अनुच्छेद में। ओके, समानता का जो अधिकार है ये किस अनुच्छेद में आता है, ये आता है 14 से लेकर 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 19 तक आता है। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये आता है आपके 32 में, याद रखना। चलिए अब बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है, बुद्ध, धम्म, अहिंसा, संघ। यहाँ पर दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर कौन सा होगा, अहिंसा। अहिंसा जो है ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं होगी। ठीक है ना। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक थे। पहले महाजनपद के जो मगध महाजनपद है उसके शासक कौन थे, महावीर थे, प्रसेनजीत थे, बिंबिसार थे या अजातशत्रु था। यहाँ पर था बिंबिसार। कौन, बिंबिसार था दोस्तों, याद रखना महत्वपूर्ण है। चलिए यहाँ पर आ चुका है अगला प्रश्न। यहाँ पर कहता है कि क्या कहता है, ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई थी, ब्राह्मी में, पाली में, संस्कृत में या प्राकृत में। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका संस्कृत में ऋग्वेद की रचना की गई थी। ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा था, 1837 से लेकर 38 में इसको सबसे पहले पढ़ा गया था। जेम्स प्रिंसेप ने इसको सबसे पहले पढ़ा था। किसने, जेम्स प्रिंसेप ने इसको सबसे पहले दोस्तों पढ़ा था। याद रखो, इंपॉर्टेंट है। संस्कृत यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर बड़ी संख्या में मिले हैं। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आपको बताना चाहूँगा। सर्वाधिक जो आपके नगर मिले हैं हड़प्पा सभ्यता के, वे हैं कहाँ, गुजरात में। सर्वाधिक आपके गुजरात में हैं, याद रखना। ठीक है ना, गुजरात में सर्वाधिक आपके हैं। राखीगढ़ी कहाँ है, राखीगढ़ी ये आपके हरियाणा में है, राखीगढ़ी। रोपड़ कहाँ पर है, रोपड़ ये पूरा स्थल है आपके हड़प्पा के, ये है पंजाब में। ठीक है, गुजरात में कौन सा है आपके, लोथल हो जाएगा, भोगवा नदी के तट पे है लोथल। ठीक है, जो कि ये आपके गुजरात का एक बंदरगाह है, यानी कि हड़प्पा कालीन के दौरान लोथल एक बंदरगाह हुआ करता था। यहाँ पर गुजरात में सर्वाधिक हड़प्पा के नगर हैं आपके। यहाँ पर आ चुका है अगला प्रश्न। सबसे पुरानी पांडुलिपियां पर लिखी गई थी, किस पर लिखी गई थी, ये दोस्तों ताड़पत्रों पर, पत्थरों पर, कागज पर या लकड़ी पर। सबसे पहले की जो पांडुलिपियां थी वो आपकी ताड़पत्रों पर लिखी गई थी। भुर्ज नामक एक पेड़ की छाल होती है, भुर्ज नामक पेड़ की छालों पर भी दोस्तों क्या लिखी जाती थी, आपके ताड़पत्र पर आपकी ये लिखी जाती थी पांडुलिपियां, भुर्ज नामक पेड़ की छालों पर। याद रखना ताड़पत्र इसका करेक्ट उत्तर होगा। यहाँ पर बात करेंगे अगले प्रश्न की। मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि काल सबसे लंबी है, पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण या महापाषाण। यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा आपका पुरापाषाण काल, जो कि सबसे लंबा है। 99 मानव की जो घटनाएं घटित हुई हैं, मानव की जो घटनाएं घटित हुई हैं वो घटनाएं किस में घटित हुई हैं, पुरापाषाण काल में ही घटित हुई हैं। यहाँ से पूछा गया क्वेश्चन है, ये आपका राइट उत्तर होगा पुरापाषाण काल। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है, मेहरगढ़ पाकिस्तान के वोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। ए सत्य है और बी असत्य है, ए असत्य है और बी सत्य है, ए बी दोनों असत्य हैं,
ए बी दोनों सत्य हैं। यहाँ पर दोनों ही आपके कैसे हैं? सत्य हैं। 4 वाला यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा, 4 वाला। मेहरगढ़ जो है ये पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान है, वहाँ पर खेती और पशुपालन के साक्ष्य भी पाए गए हैं, इसलिए दोनों कथन यहाँ पर दोस्तों राइट उत्तर होंगे। यहाँ पर बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पर है अजंता गुफा। अजंता गुफा चित्रकारों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त हुए? अजंता की गुफाएं आपके महाराष्ट्र में, कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, याद रखो। यहाँ पर जो आपके जो रंग प्रयोग किए गए थे वो रंग किस किस चीज के बने हुए थे? वे पौधे तथा खनिजों से बने हुए थे। पौधों तथा खनिजों से बने हुए थे, याद रखना। यहाँ पर आ चुका है अगला प्रश्न। सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं? यहाँ पर दोस्तों आपको इसका आंसर बताना है। यानी कि कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं अक्षमता वाले, उनको आप कैसे सिखाओगे? अनन्य यानी कि अन्य तरीके से, विशेष तरीके से, समावेशी या आधुनिक। यहाँ पर इसका राइट उत्तर होगा समावेशी। चाहे बच्चा अच्छी क्षमता वाला हो अथवा अक्षमता वाला हो, दोनों प्रकार के बच्चों को आप समावेशी कक्षा में पढ़ाओगे। समावेशी, ठीक है, याद रखना। यहाँ पर आ चुका है अगला प्रश्न। स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है? ये कैसा स्रोत है? यानी कि स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी, ये होगा आपका द्वितीयक स्रोत। कैसा होगा? द्वितीयक स्रोत होगा। कैसे? किसी विशेष स्थान पर मौसम, मान लो वहाँ पर वर्षा हो रही है, वहाँ पर वर्षा हो रही है किसी स्थान पर, आपको अगले दिन मिला न्यूज़पेपर, आप पढ़ रहे हो कि उस स्थान पर वर्षा हुई थी। ये आप मतलब कि वहाँ पर पहले हो चुका है, उसको आप बाद में पढ़ रहे हो, इसलिए यहाँ पर आपकी द्वितीयक होगी। अगर आपने आंखों से देखा हो तो वो आपकी होगी प्राथमिक, ठीक है, इसलिए यहाँ पर आपका होगा द्वितीयक स्रोत। यहाँ पर आ चुका है अगला प्रश्न। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है। उच्च प्राथमिक स्तर यानी कि 6 to 8 में क्या क्या शामिल है यहाँ पर बताना है। इतिहास भी शामिल है, भूगोल भी है, राजनीतिक विज्ञान भी है, परंतु मनोविज्ञान नहीं है। इतिहास भी है, भूगोल भी है, अर्थशास्त्र भी है, समाजशास्त्र नहीं है। इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, ये आपके चारों सम्मिलित हैं, ठीक है, बल्कि यहाँ पर आपके सभी गलत दिए गए हैं। थर्ड विकल्प यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आ चुका है अगला प्रश्न। अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है? इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े, अनुसंधान के लिए संख्यात्मक दृष्टिकोण, मेट्रिक इकाइयों में मापे गए आंकड़े या आंकड़ों के संग्रह के विश्वसनीय तरीकों का उपयोग कर एकत्रित आंकड़े। पहला विकल्प यहाँ पर करेक्ट होगा। इंद्रियों के माध्यम से, इंद्रियां जो अपनी इंद्रियां होती है, मन होता है, उसके जरिए वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े ही अनुभवजन्य साक्ष्य कहलाते हैं। पहला यहाँ पर दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर आ चुका है अगला प्रश्न। भौतिक विशेषताओं के मॉडल यानी कि प्रतिकृतियां शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हैं। इतिहास में होंगी, अर्थशास्त्र में, भूगोल में या राजनीतिक विज्ञान में। मॉडल प्रतिकृतियां सर्वाधिक जो उपयुक्त होती हैं शिक्षण में, वो ज्योग्राफी में होती हैं। किसमें? ज्योग्राफी में होती हैं, यानी कि भूगोल में होती हैं। यहाँ पर आ चुका है अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? आकार में सबसे छोटा है। ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप। मैंने आपको बताया था ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है, जिसको द्वीपीय महाद्वीप भी बोलते हैं। द्वीपीय महाद्वीप भी बोला जाता है आपके ऑस्ट्रेलिया को, याद रखना, ठीक है। तो याद रखना, द्वीपीय महाद्वीप भी इसी को ही बोला जाता है। यहाँ पर आ चुका है अगला प्रश्न। स्थल का एक संकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है, उसे क्या कहते हैं? उसे दोस्तों क्या बोला जाता है? यानी कि स्थल वाले भाग को जब स्थल से जुड़ता है उसको बोलते हैं स्थल संधि। क्या बोलते हैं? स्थल संधि बोलते हैं। जब जल वाले भाग जल से जुड़ते हैं तब उसको जल संधि बोलते हैं। यहाँ पर करेक्ट जो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर स्थल संधि, याद रखना। अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है, कहता है विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है। यहाँ पर आपको बताना है विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है पीसी कल्चर। क्या कहलाता है? पीसी कल्चर।
यहाँ पर सभी के बारे में जान लेता हूँ क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से मिलान वाला भी क्वेश्चन पूछा गया है। सेरीकल्चर किसको कहते हैं? रेशम के कीटों का पालन। रेशम के जो कीट होते हैं, कीड़े होते हैं, उनका पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। विटीकल्चर कहते हैं अंगूर की खेती को। अंगूर की जो खेती होती है, अंगूर की कृषि, उसको बोलते हैं विटीकल्चर। हार्टिकल्चर किसको बोलते हैं? फल उगाना, सब्जी उगाना, फूल उगाना, ये सभी आपके हार्टिकल्चर में आते हैं। पीसीकल्चर मैंने आपको बताया मछली पालन या मछलियों का किसी विशेष निर्मित टैंक या तालाब में प्रजनन कहलाता है पीसीकल्चर। यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आ चुका है अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? कैसा स्रोत? गैर परंपरागत का आखिर मतलब क्या होता है? मैंने आपको कई बार बताया, नवीकरण इसका मतलब होता है। नवीकरण का मतलब क्या होता है? ऐसे स्रोत जो कभी समाप्त ही ना हो, असमाप्त हो। कैसे हो? असमाप्त वाले स्रोत को क्या बोलते हैं? असमाप्त वाले स्रोत को बोलते हैं नवीकरण या गैर परंपरागत। 3 नाम यहाँ पर याद रखो जो कभी समाप्त ना हो। ईंधन को एक बार जला दोगे खत्म हो जाएगा, खेल खत्म इसका। प्राकृतिक गैस का एक बार यूज करोगे, जैसे एलपीजी सिलेंडर है आपके पास, उसको दोबारा आपको भरानी पड़ेगी, ये भी खत्म हो गया। सौर ऊर्जा आपका कभी खत्म ही नहीं होगा क्योंकि वो सूर्य से प्राप्त होता है। सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सभी आपके नवीकरण हैं। कैसे हैं दोस्तों? नवीकरण हैं। नवीकरण ही आपको यहाँ पर बताना है, इसलिए सौर ऊर्जा यहाँ पर करेक्ट होगा। कोयला भी एक बार यूज करने के बाद समाप्त हो जाएगा, जो कि आपका जीवाश्मी ईंधन होता है। मैंने आपको क्या बताया? यहाँ पर आपका सौर ऊर्जा गैर परंपरागत होगा, बल्कि यहाँ पर ये सभी आपके परंपरागत दिए गए हैं, याद रखना। आ चुका है यहाँ पर अगला प्रश्न। भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है कहलाती है नगरीय भूगोल, जैव भूगोल, जनसांख्यिकी भूगोल या मानव भूगोल? यहाँ पर करेक्ट उत्तर इसका होगा जनसांख्यिकी भूगोल। जनसांख्यिकी भूगोल उसे कहते हैं जिसमें मानव की जनसंख्या, उसके लिंगानुपात या जनसंख्या का वितरण, इन चीजों का अध्ययन किया जाता है, उसको बोलते हैं जनसांख्यिकी। क्या बोलते हैं? जनसांख्यिकी उसको बोला जाता है, याद रखना। यहाँ पर आ चुका है अगला प्रश्न। अधिकांश, यहाँ पर है अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों और आपदाओं के समय लोगों को बचाने, भोजन, जल, कपड़ा एवं दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी होगा? कौन सा साधन बेहद उपयोगी होगा? रेल मार्ग। रेल मार्ग दुर्गम स्थान जैसे पर्वत, पठार आदि पर ये पहुंच जाएगा। वहां पर जो जिनकी जानें जोखिम में है उनको भी बचा लेगा। दवाई हो गई, कपड़े हो गए, जरूरतमंद को वहां पर वितरित कर देगा, जो कि एकदम दुर्गम स्थानों पर पहुंचने लायक होता है आपका रेल मार्ग। रेल मार्ग नहीं दोस्तों, कौन सा यहाँ पर? वायु मार्ग। वायु मार्ग यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा एरोप्लेन वाला। ओके, यहाँ पर आ चुका है दोस्तों अगला प्रश्न। जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, जो कहलाता है। जब नदी मैदान में दोस्तों प्रवेश करती है तो वो इस तरह से बहने लगती है, इसको बोलते हैं सर्प। यानी कि जो सांप होता है, जिस तरह सांप रेंगता है जमीन पर, उसी तरह नदियां आपकी रेंगने लगती हैं मैदान में प्रवेश करते ही, और मोड़ों को ऐसे ऐसे बहने लगती हैं। इसी को दोस्तों क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं विसर्प। क्या बोलते हैं? विसर्प बोला जाता है इसी को ही। यहाँ पर दोस्तों बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पर है वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है? राइट आंसर होगा यहाँ पर बाह्य वायुमंडल। कौन सा? बाह्य वायुमंडल। यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। समताप मंडल में क्या होता है? हवाई जहाज उड़ते हैं, इसको ओजोन मंडल भी यहाँ पर बोला जाता है। मध्य मंडल में आपका जो उल्का पिंड होता है वो आने पर ही यहाँ पर जल जाता है। बहिर्मंडल में दोस्तों क्या होता है? यहाँ पर तमाम प्रकार की जो गैसें होती हैं वो आपकी बहिर्मंडल में ही पाई जाती हैं। परंतु राइट उत्तर मैंने आपको क्या बताया? बाह्य वायुमंडल यहाँ पर इसका राइट उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं। वात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? यहाँ पर होगा वायु दिशा, या जो पवन की दिशा होती है, पवन की दिशा को मापने के लिए वात दिग्दर्शी का दोस्तों प्रयोग किया जाता है, याद रखना, महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आ चुका है अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? आपको सही सुमेलित वाला यहाँ पर आपको बताना था।
राजमिस्त्री जो होता है ये दिहाड़ी मजदूर होता है, करेक्ट है। घरेलू कामगार कैसा होता है, घर में जो काम करता है वो अनियमित होता है। नहीं, घर में तो रोज काम करते हैं, ये अनियमित कैसे होगा, गलत या गलत है यहाँ पर। सब्जी विक्रेता ये स्वरोजगार होता है। दुकान में सुपरवाइजर ये व्यवसायी होता है। यहाँ पर आपका बी वाला गलत है, बी वाला गलत है, ठीक है। बी वाला आपका कैसा है, गलत है। बाकी सही सभी यहाँ पर आपके सुमेलित दिए गए हैं। यहाँ पर मैंने विकल्प आपके लिए हटा दिए क्योंकि मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट बता दिया हूँ। यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे अगले प्रश्न की। यहाँ पर है, भारतीय नागरिकों को अनुदत्त किस मौलिक अधिकारों की परिधि के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने भोजन के अधिकार, निजता के अधिकार, प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु के अधिकारों की व्याख्या की है। यहाँ पर दोस्तों करेक्ट आंसर आपका कौन सा होना चाहिए, आपका होगा यहाँ पर अनुच्छेद 21, जिसमें स्वतंत्रता का अधिकार आपका है शामिल, ठीक है। अनुच्छेद 21 में जल है, हवा है, इन सब का अधिकार इसमें दोस्तों आपका शामिल किया गया है। यहाँ पर बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। किसी के प्रति पूर्वाग्रही होने का अर्थ क्या है। किसी के प्रति, उन्हें नकारात्मक रूप से देखना, उन्हें उत्तम श्रेष्ठ मानना, जो लोग भिन्न हैं उनका अनादर करना, समूह के सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करना। एक बात यहाँ पर आप लोग याद रखोगे, पूर्वाग्रही जो होता है ये कैसा शब्द है, एकदम नकारात्मक है। कैसा, नकारात्मक दोस्तों ये शब्द होता है, यानी कि ये नीचा दिखाता है, किसी की बेइज्जती करवाता है। पूर्वाग्रही वही होता है, ठीक है। उन्हें नकारात्मक रूप से देखना होता है, बिल्कुल। श्रेष्ठ नहीं मानना, श्रेष्ठ वाला गलत होगा। जो लोग भिन्न है उनका अनादर करना, ये भी दोस्तों पूर्वाग्रह का ही रूप है। समूह के सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करना भी पूर्वाग्रही का रूप है, यानी कि बी यहाँ पर गलत है। बी आपका जिनमें होगा वो यहाँ पर गलत हो जाएगा, कट जाएंगे। बचेगा आपका पहला, जो कि दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है। कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से ऊर्जा संसाधनों पर असत्य यानी कि गलत कथन आपको पहचानना है ऊर्जा संसाधनों पर। चलिए पहचानते हैं। बायोगैस ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण होती है। बिल्कुल दोस्तों होती है, क्योंकि इसमें कार्बन आपका निकलता है बायोगैस में, ठीक है। तो ये भी आपका होती है, सही है। सौर ऊर्जा नवीकरण ऊर्जा है, बिल्कुल। सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा ये सभी नवीकरण ऊर्जा के स्रोत हैं। यहाँ पर दूसरा भी करेक्ट होगा। ज्वारीय ऊर्जा समाप्त होती है। समाप्त का मतलब समाप्त होती है। ज्वारीय ऊर्जा क्या समाप्त होती है? नहीं दोस्तों, ये आपकी समाप्त नहीं होती बल्कि असमाप्त होती। ये भी आपका नवीकरण ही है। कैसा दोस्तों, ये भी नवीकरण है। ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरा आपका गलत है, पहला राइट है, दूसरा राइट है, तीसरा गलत है। पवन ऊर्जा प्रदूषण मुक्त होती है, बिल्कुल राइट है। आपको यहाँ पर असत्य यानी कि गलत बताना है। गलत आपका यहाँ पर थर्ड वाला हो जाएगा, थर्ड वाला हो जाएगा आपका गलत, बिल्कुल राइट उत्तर। यहाँ पर दोस्तों बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। गल्फ स्ट्रीम गर्म महासागरीय जलधारा है क्योंकि ये ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती है। अंतर्भौम यानी कि भूमि के नीचे से गर्म होती है। गर्म पानी के झरनों या स्रोतों के द्वारा गर्म होती है। भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है, जिस कारण दोस्तों गल्फ स्ट्रीम जो धारा होती है गर्म है। कैसे दोस्तों, जैसे आपने ग्लोब देखा होगा या आप जानते होगे, ठीक है। तो उसमें बीच वाली रेखा आपकी भूमध्य रेखा यानी कि विषुवत रेखा कहलाती है, जहाँ पर दोस्तों सर्वाधिक गर्मी पड़ती है, क्योंकि सूर्य यहाँ पर ठीक ऊपर में चमकता है। यहीं पर आपकी गल्फ स्ट्रीम की धारा पड़ेगी, तभी तो भूमध्य रेखा के जो निकट वाला क्षेत्र होगा ये हमेशा ही गर्म रहता है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपकी धाराएं भी गर्म होंगी। 4 विकल्प यहाँ पर दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर आ चुका है दोस्तों अगला प्रश्न। निम्नलिखित युगलों का सही मिलान कीजिए। यहाँ पर मैंने विकल्प आपके लिए नहीं दिए हैं, डायरेक्ट मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। ओजोन परत का मिलान होगा यहाँ पर समताप मंडल के साथ। समताप मंडल में ओजोन लेयर पाई जाती है। रेडियो प्रेशर वाली तरंगें दोस्तों बाह्य वायुमंडल, किसमें? बाह्य वायुमंडल में होंगी। पतली वायु मैंने कई बार बताई है आपकी, ये होंगी बहिर्मंडल, बहिर्मंडल के साथ जाएंगी। मौसमी घटनाएं आपकी किसमें होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं। यहाँ पर फिर आप समझिएगा, क्षोभ मंडल मौसम वाली घटनाएं आपकी किसमें होती हैं? आपकी होती हैं क्षोभ मंडल में मौसम वाली घटनाएं होती हैं, ठीक है। ओजोन परत किसमें पाई जाती है? ये दोस्तों समताप मंडल में पाई जाती है, ठीक है ना।
बात मैं आगे की करता हूँ रेडियो प्रेशर वाली, बाह्य वायुमंडल में, ठीक है ना। आगे पतली वायु आपकी किसमें, बहिर्मंडल में, इसका इसके साथ मिलान होगा। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर आ चुका है अगला प्रश्न। समताप मंडल की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं, सही कारण चयन कीजिए। यहाँ पर इसका राइट उत्तर होगा दोस्तों, बादलों व मौसम संबंधित घटनाओं से मुक्त होता है समताप मंडल, जिस जरिए आपके हवाई जहाज उड़ने के लिए आदर्श माना गया है समताप मंडल। यहाँ पर आ चुका है दोस्तों अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से ग्लोब के बारे में सही कथनों का चयन कीजिए। किसके बारे में दोस्तों, ग्लोब के बारे में आपको यहाँ पर राइट उत्तर बताना है। ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर खींचे गए हैं, बिल्कुल दोस्तों खींचे गए हैं। यह अपने अक्ष पर झुकी हुई अवस्था में है, बिल्कुल झुकी हुई अवस्था में ही है। यह पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है। हाँ दोस्तों बिल्कुल कैसा प्रतिरूप है, वास्तविक ही प्रतिरूप है। यहाँ पर तीनों आपके राइट हैं। यह अंडाकार आकृति में नहीं है, अंडाकार नहीं है। ये कैसी है, ये ध्रुवों पर कैसी है दोस्तों, ध्रुवों पर ये है चपटी हुई, चपटी है। बीच में कैसी है, बीच में उभरी हुई है, जिस कारण इसको भू आब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जियोइड बोलते हैं, जियोइड इसको बोलते हैं, यानी कि भू आब इसको बोलते हैं। डी वाला यहाँ पर दोस्तों गलत है, बल्कि यहाँ पर सभी राइट हैं। डी जिनमें है वो यहाँ पर गलत होंगे आपके। बचेगा आपका फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ वाला यहाँ पर विकल्प इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर दोस्तों बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा को कहा जाता है, क्या कहते हैं, विषुवत रेखा, मकर रेखा, उत्तर ध्रुवीय वृत्त या कर्क रेखा। यहाँ पर इसका दोस्तों करेक्ट आंसर जो आपका होगा वो होगा यहाँ पर क्या होगा, विषुवत रेखा, जिसको क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं, जो ग्लोब को दो भागों में डिवाइड करती है, उत्तरी गोलार्ध एंड दक्षिणी गोलार्ध, याद रखना। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। अक्षांशों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही वाला बताइए। अक्षांश के बारे में, उत्तर ध्रुवीय वृत्त विषुवत रेखा के 23.5 उत्तर में स्थित है। नहीं दोस्तों, यहाँ पर जो कथन बताया गया है 23.5 डिग्री उत्तर में जो स्थित है, उत्तर में यानी कि उत्तर यानी कि ऊपर में, उसको बोलते हैं कर्क रेखा, यानी कि ये कर्क रेखा का स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है। मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है, बिल्कुल दोस्तों राइट बोला गया है। यहाँ पर ये 23.5 डिग्री दक्षिणी में है, उसको बोलते हैं मकर रेखा। मकर रेखा का मान कितना होता है, 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध होता है। कर्क रेखा आपकी ऊपर से गुजरती है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध से, मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध से गुजरती है। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा सेकेंड वाला विकल्प। अगला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों आ चुका है। स्थान परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन होता है, सही है। सदाबहार वृक्ष भूमध्यवर्ती प्रदेश के समीप ही क्यों उगते हैं। ऐसे क्वेश्चन आप एकदम ट्रिक के माध्यम से भी सोल्व कर सकते हो, मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। पहला है मध्य तापमान और मध्य वर्षा के कारण, भारी वर्षा और उच्च तापमान के कारण, निम्न वर्षा उच्च तापमान, मध्य वर्षा और यहाँ पर निम्न तापमान। यहाँ पर बात कही गई है सदाबहार वृक्ष भूमध्यवर्ती प्रदेश के समीप ही क्यों उगते हैं। भूमध्यवर्ती क्या होता है, भूमध्य रेखा वाला क्षेत्र, यानी कि विषुवत रेखा वाला क्षेत्र। ग्लोब में जो बीच वाली रेखा होती है वही होती है भूमध्य रेखा। यहाँ पर आपके वन क्यों उगते हैं, यहाँ पर भूमध्यवर्ती। यहाँ पर दोस्तों जो ऊष्मा होती है, यहाँ पर आपका तापमान भी अधिक होता है, वर्षा भी आपकी अधिक होती है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर उगते हैं। तो राइट उत्तर कौन सा होगा आपका, भारी वर्षा होती है, यहाँ का तापमान उच्च रहता, क्योंकि सूर्य वर्ष में एक बार ठीक इसके ऊपर में चमकता, इसलिए सेकेंड विकल्प यहाँ पर दोस्तों करेक्ट उत्तर होगा।